स्टोरी शुरू होती है जब हैंडबिट हंटर रिकनर के शेड में आर्चरी टेस्ट देने जाता है। ये टेस्ट किसी बिगिनर के लिए इम्पॉसिबल है, यहाँ तक कि यानवू भी नर्वस हो जाता है क्योंकि रूल बड़ा ब्रूटल है। घटिया गेयर यूज करके 30 शॉट्स में 200 पॉइंट स्कोर करने हैं। जब हैंडबिट पहला तीर चलाता है तो वो बिल्कुल मिस कर देता है। ऐसा लगता है जैसे वो यहाँ सिर्फ अपनी बेइज्जती कराने आया है। पर फिर अचानक माहौल बदल जाता है। उसके अगले शॉट्स एक के बाद एक टारगेट पर लगने लगते हैं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए, हैंडबिट किसी वेटरन की तरह बुल्सआई हिट करने लगता है। जो चैलेंज नामुमकिन लग रहा था, वहां हैंडबिट ने फिर से प्रूव कर दिया कि वो दिखने से कहीं ज्यादा खतरनाक है। इसका रीजन ये है कि हमारा हीरो कैंग हैंडबिट मॉन्स्टर्स के खिलाफ एक भयानक जंग जीतकर बचा है। एक लंबी लड़ाई के बाद जब वो मरने वाला होता है तो पता चलता है कि वो टोटल 55 बार रिग्रेस, पोजेस और रीइंकारनेट हो चुका है। ये सब उस गॉडेस की वजह से हुआ जिसने उसे इस दुनिया में बुलाया था और हर बार उसकी दर्दनाक मौत के बाद उसे वापस भेज देती थी। इस बार वो उसकी तारीफ करती है कि वो पिछली बार से ज्यादा टिक गया। ये सुनकर हैंडबिट का खून खौल उठता है, पर वो बेशरम गॉडेस बस इतना पूछती है कि क्या उसे फिर से रीइंकारनेट कर देना चाहिए। हैंडबिट दांत पीसते हुए उस पर चिल्लाता है कि वही उसकी सारी मुसीबतों की जड़ है। उसे याद भी नहीं कि वो कब इस डायमेंशन में आया था, क्योंकि सदियां गुजर चुकी हैं। तब गॉडेस ने उसे एयरफोर्स ढूंढने को कहा था। वो कई बार मरा, गॉडेस ने उसे कई तरीकों से रीस्पॉन किया, पर नतीजा वही रहा। थक हार कर हैंडबिट गॉडेस पर चिल्लाता है कि वो अब और नहीं कर सकता और वो खुद एयरफोर्स ढूंढ ले। गॉडेस कहती है कि ये उसके लिए नामुमकिन है क्योंकि इससे दुनिया तबाह हो जाएगी। हैंडबिट कहता है कि वो इससे पहले पागल हो जाएगा, पर गॉडेस को घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो हर बार उसके दिमाग और बॉडी को फिक्स कर देती है। हनुल यानी हैंडबिट को रियलाइज होता है कि उससे बहस करना बेकार है। भले ही वो उसकी बॉडी फिक्स कर देती है, पर हर बार मरने का वो भयानक दर्द उसके दिमाग में ताज़ा रहता है। ये ट्रॉमा उसे तोड़ चुका है। गॉडेस अगले साइकिल की तैयारी शुरू करने को कहती है, पर हैंडबिट साफ मना कर देता है। तब वो रिवील करती है कि वो मजाक कर रही थी और उसकी मेहनत की तारीफ करती है। वो कहती है कि उसने अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस जाने का हक कमा लिया है। हैंडबिट शॉक्ड है क्योंकि वो दुनिया को तो बचा नहीं पाया। गॉडेस कहती है कि रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस इंपॉर्टेंट था, इसलिए फिक्र मत करो। वो तुरंत स्पेल कास्ट करके उसे वापस भेज देती है। हैंडबिट के पास बहुत सवाल थे, पर गॉडेस हमेशा की तरह नहीं सुनती और कहती है कि उसने जो कुछ भी अब तक कमाया है वो एक ट्रिमेंडस पावर के रूप में दिखेगा। कोरिया वापस आने के 18 महीने बाद हैंडबिट एक सुबह उठता है और महसूस करता है कि उसकी पुरानी लाइफ धीरे धीरे वापस आ रही है। उसकी मां काम पर जा चुकी है। हैंडबिट अपनी मिलिट्री यूनिफॉर्म को देखता है जो उसे कोरियन आर्मी ज्वाइन करने के बाद मिली थी। वो चिढ़ा हुआ है क्योंकि दूसरी डायमेंशन में उसने ये सब इतनी बार किया है कि अब ये उसे बेकार लगता है। हालांकि ये उसकी 6th ड्यूटी जैसा था। हैंडबिट कंप्लेन करता है कि मॉडर्न लाइफ में एडजस्ट करना कितना मुश्किल है और इसका जिम्मेदार भी गॉडेस को मानता है। अब उसे एक इंटर्नशिप मिली है, पर वो सोचता है कि कितने दिन टिकेगा। वो डिसाइड करता है कि वो स्कूल जाकर वर्क रिलेटेड लीव अप्लाई करेगा। लाइफ अभी भी अनसर्टन लग रही है, तभी उसे यानवू का टेक्स्ट आता है जो उसे दारू पीने के लिए बुलाता है। हैंडबिट मना कर देता है तो उसका दोस्त उसे डरपोक कहकर चिढ़ाता है। हैंडबिट बुरा नहीं मानता क्योंकि यानवू ने उसकी मिलिट्री सर्विस के वक्त बहुत मदद की थी। यानवू मजाक कर रहा था, वो एक्चुअली उसे एक डिस्चार्ज गिफ्ट देना चाहता है। हनुल सीरियस हो जाता है और उससे मिलने कैफे जाता है। यानवू उससे 5 साल छोटा है, पर मिलिट्री में उसका सीनियर था। हैंडबिट गिफ्ट के बारे में पूछता है तो यानवू उसे एक कार्ड दिखाता है जो रिकॉर्ड प्रोजेक्ट नाम के गेम का मेंबरशिप कार्ड है। इससे वो घर बैठे गेयर यूज करके गेम खेल सकता है। कार्ड की कीमत $500 है, पर हैंडबिट मना कर देता है क्योंकि उसके पास काम बहुत है और घर की फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं है। जब यानवू को पता चलता है कि हानबिट को सिर्फ पैसे कमाने हैं, तो वो कहती है कि उसके अंदर रोमांस नहीं है। हानबिट उसका बाल पकड़कर पूछता है, क्या रोमांस और गेमिंग से पेट भरता है? तब यानवू रिवील करता है कि रिकॉर्ड प्रोजेक्ट खेलकर वो $75,000 तक कमा सकता है। ये सुनते ही हानबिट तुरंत बैठ जाता है और ध्यान से सुनने लगता है। यानवू बताता है कि टीम जीरो इस गेम के पीछे है। फाउंडर माइकल वेल्टन की वसीयत के मुताबिक जो इस गेम को पहले क्लियर करेगा, सारी कंपनी उसकी हो जाएगी। गेम की करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है और बड़े बड़े कंग्लोमरेट्स इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। हानबिट ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। दोनों वेन्यू पहुंचते हैं जहां बहुत भीड़ है।
यानवू उसे न्यूबीज की गाइड बुक दिलाता है जो किसी एडवेंचरर ने लिखी है। हानबिट बुक पढ़ता है और फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। तभी गॉडेस उसके कान में फुसफुसाती है कि वो उससे बड़े कामों की उम्मीद रखती है। हानबिट को बुक में एयर फॉरेस्ट दिखता है और उसे समझ आता है कि गॉडेस ने उसे कभी छोड़ा ही नहीं था। वो गुस्से में बुक फाड़ देता है। यानवू उसे बताता है कि माइकल वेल्टन की सबसे छोटी बेटी अब कंपनी संभालती है, पर बाकी सब सीक्रेट है। हानबिट को सस्पिशन होता है कि इसका कनेक्शन गॉडेस से है। वो सोचता है कि गेम क्यों? वो दुनिया जहां वो गया था वो रियल थी, वहां मरना और मारना रियल था। पर अगर वो इस गेम में कदम रखेगा तो शायद अपना दर्द खत्म कर पाए। गियर घर पहुंचता है, हानबिट कंसोल पहनता है और गेम की दुनिया में इमर्स हो जाता है। गेम उसे स्कैन करता है और उसका अवतार रियल बॉडी जैसा फील होता है। वो अपीयरेंस एडिट करना चाहता है पर विंडो नहीं खुलती। गेम ग्लिच होता है और उसे पता चलता है कि उसका कैरेक्टर पहले से एग्जिस्ट करता है। हानबिट गॉडेस को गाली देता है क्योंकि ये पक्का उसकी हरकत है। वो पोर्ट सिटी एडोंड में अपीयर होता है। मिरर में देखकर वो हैरान रह जाता है क्योंकि उसका लुक बिल्कुल उसके आखिरी रिग्रेशन जैसा है। तभी उसे लोफर यानी यानवू का अवतार फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है। यानवू उसके लग्जूरियस आउटफिट में होता है। वो पूछता है कि तूने रियल फेस क्यों रखा। हानबिट के एम्बैरेसमेंट में बात टाल देता है। हानबिट को पता चलता है कि उसका निकनेम ब्लैक ड्रैगन है। वो उसे बदलना चाहता है पर यानवू कहता है कि यह नामुमकिन है। यानवू उसे बताता है कि वो उसकी गेम प्ले अपने स्ट्रीम पर ब्रॉडकास्ट करेगा और प्रॉफिट 50-50 शेयर करेंगे। अगर परफॉर्मेंस अच्छी रही तो हानबिट 60% ले सकता है। हानबिट मान जाता है। स्ट्रीम शुरू होती है। फैंस हानबिट के निकनेम का मजाक उड़ाते हैं। यानवू उसे स्किल रिकमेंडेशंस चेक करने को कहता है। गेम प्लेयर को स्कैन करके 3 स्किल्स रेकमेंड करता है, मैजिक या सोर्ड्समैनशिप। हानबिट सोचता है कि क्या उसके 55 साइकिल्स की टेक्निक्स यहाँ स्किल्स बन गई हैं। वो अपना प्रोफाइल खोलता है। एक तेज रोशनी निकलती है जो सबको दंग कर देती है। व्यूअर्स नेगेटिव कमेंट्स करने लगते हैं और उसका अकाउंट रिपोर्ट करने की धमकी देते हैं। यानवू पूछता है कि ये स्किल्स कहाँ से आईं, पर हानबिट को खुद नहीं पता। हानबिट मैजिक सिलेक्ट करता है जिससे व्यूअर्स और भड़क जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है वो मजाक कर रहा है। हानबिट पूछता है, क्या मैजिक कचरा है? यानवू समझाता है कि गेम में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफिशिएंसी है और मैजिक की प्रोफिशिएंसी बढ़ाना सबसे मुश्किल काम है। भले ही मैक्स होने पर स्टार आइकन आता है, पर कोई अपनी प्रोग्रेस चेक नहीं कर सकता। व्यूअर्स यानवू से एग्री करते हैं और कुछ लोग कमेंट्स में वोट दे रहे हैं, ये मानते हुए कि हैनबिट 2 महीने तक सेम स्पेल यूज करने के बाद रो देगा और रेज क्विट कर देगा। कमेंट्स देखकर हैनबिट को याद आता है जब ऐसा ही कुछ पहले हुआ था और कैसे दूसरी डिमेंशन में मैजिक सीखना उसके लिए बहुत मुश्किल था। इसीलिए किसने उसको सिखाया वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो यानवू से पूछता है कि क्या कोई मास्टर है जिससे वो मैजिक स्किल सीख सके, और यानवू हैरान रह जाता है। कमेंट्स में हेट बजिंग होने लगती है, पर यानवू उन्हें काम करता है और समझाता है कि क्वेस्ट सक्सेसफुली पूरे करने के बाद गेम प्लेयर्स को बुक्स रिवॉर्ड में देता है जिससे स्किल्स तुरंत सीखी जा सकती हैं। रही बात एनपीसीज की, तो उनका एआई हाई लेवल तो है, पर इतना नहीं कि वो एक्चुअली स्किल्स सिखा सके। स्किल बुक्स के बारे में जानकर हैंडबिट कहता है कि चीजें अब काफी कन्वीनियंट हो गई हैं, उसके एक साइकिल के ऑपोजिट, जहां उसके पास एक मास्टर था जिसने उसकी हड्डियां तुड़वा दी थी ट्रेनिंग में। रिफ्लेक्टिवली हैंडबिट उन्हें जनरल स्टोर चलने को बोलता है और यानवू हैरान है कि उसे उस जगह के बारे में कैसे पता। यानवू फिर उसे बताता है कि वो फायर एट्रीब्यूट मैजिक यूलियो से ले सकते हैं जो जनरल मर्चेंट है। उसका नाम सुनते ही हैंडबिट यूलियो को एक अगली स्कैमर बोलता है जब उसे पता चलता है कि यानवू चाहता है कि वो मर्चेंट से मैजिक बुक लें। हैंडबिट उस बेचारे मर्चेंट को गंदा स्लैंडरिंग करता है जिसे देखकर फैंस को लगता है कि उसके वर्ड्स काफी ब्रूटल हैं। इतना ही नहीं, हैंडबिट यानवू से कहता है कि अगर दोनों डूब रहे होंगे तो वो उसके बजाय किसी 1001 को बचाना पसंद करेगा। स्टेल यानवू कहता है कि उन्हें यूलियो की शॉप पर जाना चाहिए फायर एट्रीब्यूट मैजिक के लिए, पर हैंडबिट ऐसा नहीं सोचता। इसके बजाय वो अपनी स्क्रीन पर ग्लाइड करता है और एजल की पिक्चर देखता है जो उसकी पुरानी मैजिक टीचर थी। तो वो यानवू से पूछता है कि क्या वो उसे जानता है। यानवू तुरंत शक करता है कि हैंडबिट उसे उसके गुड लुक्स की वजह से चाहता है, पर हैंडबिट इंसिस्ट करता है कि वो टॉप नॉच है। पेशेंट होकर यानवू समझाता है कि एजल बस एक क्वेस्ट एनपीसी है जो फ्रॉड और चोरी करती है और एंड में लॉकअप हो जाती है, फिर कभी नहीं दिखती।
वो एक्सप्लेन करता है कि उसके सुंदर कैरेक्टर डिजाइन की वजह से कंपनी को काफी रिक्वेस्ट आई थी उसके लिए एक रूट ऐड करने की, पर चीजें वैसे नहीं हुई जैसा वो चाहते थे। हैंडबिट हमेशा की तरह जिद्दी उसे बीच में काट देता है और कहता है कि वो उसे गलत प्रूव करेगा। तो वो इंसिस्ट करता है कि वो एजिल के पास जाएं। व्यूअर्स उस पर गुस्सा हो जाते हैं इतना स्टबन होने के लिए, और जब वो इसे नोटिस करता है तो वो उनका रूट फॉलो करने का डिसाइड करता है और यूलियो के पास जाने को मान जाता है जैसा वो चाहते हैं। उसे स्विच अप करते देखकर वो एक बेट लगाते हैं कि अगर वो यूलियो के बारे में गलत निकला तो उसे डांस करना पड़ेगा, और वो साइलेंटली मान जाता है। जब वो यानवू को अपने पीछे आने को बोलता है तो यानवू रास्ते की वजह से कंफ्यूज हो जाता है, पर हैंडबिट उसे शॉर्टकट कहता है। शॉक्ड की हैंडबिट को रास्ता पता है, वो पूछता है कि क्या ये उसका फर्स्ट टाइम है, पर हैंडबिट इसे गट फीलिंग कहता है। कुछ मोमेंट्स बाद वो यूलियो की शॉप पहुंचते हैं और उसे देखकर हैंडबिट भड़क जाता है, क्योंकि उसे याद आता है कैसे यूलियो ने उसे उसके एक पास्ट साइकिल में जेल भिजवाया था। क्यूरियस होकर वो यानवू से एनपीसी इंटरैक्शन का लेवल पूछता है, और यानवू बताता है कि एनपीसीज इतने फ्री हैं कि प्लेयर्स के इंटरैक्शन के बेसिस पर वो गेम प्रोग्रेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स से हैंडबिट को यह भी पता चलता है कि कैसे प्लेयर्स के क्वेस्ट्स कंप्लीटली ब्लॉक हो गए थे और उन्हें अपने कैरेक्टर्स डिलीट करने पड़े। पिस्ट होकर हैंडबिट स्टोर के अंदर घुसता है और सीधा यूलियो के पास जाता है। फिर वो उसका कॉलर पकड़ लेता है और पूछता है कि क्या वो फिर से वही स्टंट कर रहा है। फिर वो उसे एक इररिडीमेबल पीस ऑफ ट्रैश बोलता है। यानवू और बाकी चैट शॉक्ड हैं जब वो हैंडबिट को देखते हैं, और वो यानवू को नोटिफाई करते हैं कि कोई और भी आ रहा है। यूलियो हैरान है कि हैंडबिट उस पर इल्जाम क्यों लगा रहा है। आखिरकार वो एक स्पेल बुक खरीदने आया था, तो वो हैंडबिट से उसे छोड़ने की भीख मांगता है। हैंडबिट वैसा ही करता है और यूलियो बताता है कि लास्ट स्पेल बुक बिक गई है, पर वो उसे दूसरी शॉप इंट्रोड्यूस कर सकता है अगर वो उसका एक काम करे। वो एक्सप्लेन करता है कि जब वो सो रहा था तो एक चोर उसकी शॉप में घुसा, और उसे शक है कि वो उसका राइवल मर्चेंट एजिल है। वो हैंडबिट से चोर पकड़ने में हेल्प करने को पूछता है और तुरंत क्वेस्ट पॉपअप हो जाता है। अगर वो क्वेस्ट पूरा करता है तो उसे रिवॉर्ड मिलेगा, और चैट को लगता है कि हैंडबिट हार गया क्योंकि एक स्कैमर रिवॉर्ड नहीं निकाल सकता। हैंडबिट दूसरी तरफ नोट करता है कि एजल उसकी ट्रू मैजिक मेंटोर और बेनिफैक्टर है, और बस उसके अंडर फर्स्ट प्लेथ्रू में ट्रेनिंग लेने की वजह से उसे फ्रेम करके प्रिजन भेज दिया गया था। और ये सब यूलियो ने किया था, जिसने सोल्जर्स को रिश्वत दी थी और उसके खिलाफ एविडेंस फैब्रिकेट किया था। क्यूरियस होकर हैंडबिट उससे सिर्फ स्पेल बुक ही नहीं रिवॉर्ड में मांगता है, बल्कि पूछता है कि चोर का क्या होगा। वहां यानवू रिवील करता है कि चोर प्रिजन जाने के बाद फिर कभी नहीं दिखता। ये रियलाइज करते हुए कि एजल को यूलियो के क्राइम्स के लिए अकाउंटेबल ठहराया जाएगा, हैंडबिट निकल पड़ता है बिना ये सोचे कि यूलियो क्या कह रहा था, और वो सीधा उस आदमी की शेल्व्स के पास जाता है। वहां वो यानवू की बात सुने बिना कुछ आइटम्स उलट पुलट करता है, और उन्हें सर्च करने के बाद वो एक पर्स निकालता है और उसे यूलियो के सामने डिंगल करता है, पूछते हुए कि क्या ये वही था जिसके बारे में उसने क्लेम किया था कि चोरी हो गया। तुरंत सिस्टम उसे स्कैमर को एप्रीहेंड करने के लिए 500 गोल्ड देता है। ये व्यूअर्स को सरप्राइज करता है जब उन्हें पता चलता है कि यूलियो एक फ्रॉड है, और उसे एडमिट करते हुए सुनना उनका व्यू सॉलिडिफाई कर देता है। यूलियो फिर इंसिस्ट करता है कि हैंडबिट उसकी शॉप छोड़ दे, पर हैंडबिट अपने बूट से उसका फेस स्टॉम्प कर देता है, जिससे वो क्रैश हो जाता है। जो व्यूअर्स हैंडबिट के हारने पर बेट लगाए थे वो कंप्लेन करने लगते हैं, जबकि न्यूट्रल वाले आई टोल्ड यू सो कमेंट्स फ्लॉन्ट करते हैं। अचानक एक गार्ड उन्हें देखता है और स्टोर में चार्ज करता है, ये पूछते हुए कि क्या हो रहा है, और हैंडबिट कंक्लूड करता है कि उसका काम हो गया। कुछ मोमेंट्स बाद यूलियो अरेस्ट हो जाता है और जेल भेज दिया जाता है। इवेंट्स को अनफोल्ड होते हुए देखकर हैंडबिट नोट करता है कि ये पास्ट साइकिल से काफी अलग है, क्योंकि तब उसे रिश्वतखोर गार्ड्स से लड़ना पड़ता था और यूलियो को किसी ट्रस्टवर्दी बंदे को सौंपना पड़ता था। सिस्टम फिर एक मैसेज पॉपअप करता है कि उसने पिछला क्वेस्ट पूरा कर लिया है और अब उसे नया क्वेस्ट मिलेगा जब वो एजल की जनरल स्टोर जाएगा। जब व्यूअर्स आपस में लड़ रहे होते हैं, हैंडबिट को ऐसा लगता है जैसे गेम का फ्लो बिल्कुल वैसे ही है जैसे वो इसी अकरेंस का वेट कर रहा था। तो वो सोचता है कि क्या इसे एक कोइंसिडेंस समझना चाहिए। इम्प्रेस्ड होकर यानवू उससे पूछता है कि उसे ये कैसे पता, और हैंडबिट ये जानते हुए कि यानवू उस पर यकीन नहीं करेगा, एक झूठ बोलने का डिसाइड करता है और वेगली लाए करता है कि कैसे उसने बहुत पहले एक फैंटेसी नॉवल में ऐसा कुछ पढ़ा था, और वो सोचता है कि गेम का इंचार्ज वही नॉवल ऑथर था। यानवू इसे मान लेता है और हैंडबिट को गीक बोलता है, और हैंडबिट खुश है कि उसने अपनी मिलिट्री सर्विस के दौरान फैंटेसी नॉवेल्स के बारे में बातें की थीं। अचानक किसी ने 10,000 वॉन डोनेट किए और यानवू उनकी तारीफ करने लगता है, उन्हें थैंक यू बोलता है और हैंडबिट को घूरता है।
फैंस की एनर्जी में ये सडन चेंज हैंडबिट को सरप्राइज करता है, जो डिसाइड करता है कि ये सब यानवू पर छोड़ देगा, जबकि वो काम करेगा जिसमें वो एक्सपर्ट है। क्यूरियस होकर हैंडबिट यानवू से पूछता है कि एजल की शॉप दिखेगी अगर वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाए, पर वो उसे बताता है कि उसे नहीं पता था कि एजल यूलियो से कनेक्टेड है, और ये डिस्कवरी कम्युनिटी में एक हीटेड टॉपिक बन जाएगी। वो एक स्टोर की तरफ बढ़ते हैं और हैंडबिट नोट करता है कि सब लोग टाइम के साथ यूलियो को भूल जाएंगे। वो एजल को एक टेम्परामेंटल बॉसी लेडी मानता है, जो पास्ट साइकिल में यूलियो की वजह से जेल गई थी और जलकर मर गई थी, इसीलिए वो उसे एक प्रेशियस और दर्द भरी मेमोरी मानता है। करंटली वो उसके दरवाजे पर नॉक करता है और सीधा उसके पास जाता है, जो पूछती है कि वो कौन है और कहती है कि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा। वो उसे नीचे देखता है, उसे न्यूबी बुलाता है और पूछता है कि क्या ये उसका फर्स्ट टाइम है। वहां वो एडमिट करता है कि वो आया है क्योंकि वो उससे मैजिक सीखना चाहता है। वो अपनी डेस्क छोड़ती है और पूछती है कि उसका क्या मतलब है, और उसे फनी वन बुलाती है। तो वो फिर पूछती है कि उसे उसके जैसे नए बंदे को क्यों सिखाना चाहिए, पर वो नोट करता है कि सब प्लान के मुताबिक चल रहा है। आखिरकार वो मना करेगी, पर पहले जो हुआ उसकी वजह से उसके पास एक सल्यूशन है। इस बीच चैट गुस्से में है और फिनिश्ड गूंज उसे मम्मी बुला रहे हैं, और तभी एजल हैंडबिट को ऑब्जर्व करती है और कंफर्म करती है कि वो एक ब्लैक ड्रैगन है। वो उसकी बात कंफर्म करता है और रिवील करता है कि यूलियो उसे एक चोर फ्रेम कर रहा था। ये सुनकर वो साय लेती है और उसे पीस ऑफ ट्रैश बोलती है और हैंडबिट को ट्रबल से बचाने के लिए थैंक यू कहती है। वो उससे हाथ मिलाता है और वो कंक्लूड करते हैं कि उसका फेस पहले ही सब बता रहा था। फिर वो आसपास चेक करती है, जानते हुए कि वो मैजिक बुक ढूंढ रही है, पर वो उसे वेट करने को बोलता है और पूछता है कि क्या वो कोई क्योर ढूंढ रही है। सरप्राइज्ड होकर वो पूछती है कि उसे कैसे पता, और वो बताता है कि इन्फॉर्मेशन उसकी डेस्क पर है। वहां वो हेल्प करने का सजेस्ट करता है और ये उसे गुस्सा दिला देता है। तो वो उससे पूछती है कि क्या वो मेडिसिन के बारे में बहुत जानता है, और वो पॉजिटिवली रिप्लाई करता है। वो उसका कॉन्फिडेंस सेंस करती है और उससे उस डिजीज का नाम पूछती है जिसमें ब्लू प्यूपल्स होते हैं, साथ में डिजीनेस और वॉमिटिंग। हैंडबिट एडमिट करता है कि उसे नाम नहीं पता, और वो उसके रिएक्शन से कंफर्म करता है कि कितनी बार उसे सो कॉल एक्सपर्ट्स ने फूल बनाया है, जब वो क्योर ढूंढ रही थी और एंड में वो स्कैम हो गए और उनका टाइम वेस्ट हुआ। अब कई बार एक्सपीरियंस रिपीट करने की वजह से वो उसे सरप्राइज कर देता है सिम्टम्स बताकर और कैसे पोशंस काम नहीं करते। शॉक्ड होकर एजविल उस पर चिपक जाती है और पूछती है कि क्या वो डिजीज जानता है, और वो कहता है कि इसका नाम नहीं है, पर वो जानती है कि इसे क्योर कैसे करना है। शॉक्ड कि उसे क्योर पता है, वो उससे हेल्प मांगती है और प्रॉपरली रिवॉर्ड करने का प्रॉमिस करती है। वो उसे अश्योर करता है कि वो मेडिसिन ले आएगा, और तुरंत एक क्वेस्ट पॉपअप हो जाता है जो उसे उसकी माँ की एलमेंट क्योर करने को कहता है। उसे एडमंड के पास मेडिसिन ढूंढनी है, और उसे ना सिर्फ 2000 गोल्ड और एजल की फायरबॉल मैजिक बुक रिवॉर्ड में मिलेगी, बल्कि उसे एक हीरोइक रैंक और 500 एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी मिलेंगे। चैट तुरंत फ्रीक आउट कर जाती है ये जानकर कि हैंडबिट को हीरोइक रैंक गारंटीड मिलेगी अगर वो रिक्वेस्ट पूरी करता है, और वो सब गेम स्टार्ट करने के लिए ट्रिगर हो जाते हैं। यानवू तक हैरान है कि हैंडबिट को इतनी जल्दी ऐसा टाइटल कैसे मिल सकता है, तो वो नूब को समझाता है कि रैंकिंग्स कैसे काम करती हैं। यानवू हैंडबिट को बताता है कि रैंकिंग को टियर लेवल और ग्रेड को रेरिटी समझो। तो भले ही मैजिक बुक्स सेम रैंक की हो, स्पेल की परफॉर्मेंस रेरिटी के बेसिस पर अलग होती है। गेम में चीजें कैसे काम करती हैं ये जानकर हैंडबिट सोचता है कि क्या उन्होंने ऐसा इसलिए बनाया क्योंकि ये एक गेम है। यानवू सोचता है कि क्या उन्हें बस मेडिसिन तोड़कर लानी है, पर हैंडबिट सोच में डूबा हुआ है और कंक्लूड करता है कि उसे स्पेल बुक की परफॉर्मेंस यूज करनी पड़ेगी, उसे ये एहसास दिलाने के लिए कि हीरो ग्राहक कितना अच्छा है। जब यानवू उससे पूछता है कि आगे कहाँ जाना है, हैंडबिट अचानक झटका खाता है और कंसर्न में यानवू पूछता है कि क्या हुआ। तभी हैंडबिट को अपनी मम्मी की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो रिस्पॉन्ड करता है और गेम से लॉग आउट कर देता है, यानवू को अकेला छोड़कर। चैट हंसती है ये जानकर कि बड़े ब्लैक ड्रैगन को अचानक अपनी मम्मी की वजह से लॉग आउट करना पड़ा। अपने कमरे में वापस हैंडबिट तुरंत दरवाजे की तरफ भागता है और अपनी मम्मी को ग्रीट करता है, इन्फॉर्म करते हुए कि वो बिजी था। वो गलत आइडिया ले लेती हैं और उसे मारने लगती हैं, ये सोचकर कि वो बिस्तर में रफ हो रहा था। आखिरकार वो ऐसा बंदा नहीं था जो अपना दरवाज़ा लॉक करे। थैंकफुली वो एक्सप्लेन करता है और उस एक्सपेंसिव गियर की तरफ इशारा करता है जो यानवू ने उसे मिलिट्री डिस्चार्ज गिफ्ट के तौर पर दिया था, और कैसे वो गेम में लॉक्ड इन था। वो उस पर एक नज़र डालती हैं और कैजुअली बात करती हैं, जिससे वो शॉक हो जाता है। तो उसे पता चलता है कि उन्हें इस बारे में पता है क्योंकि ये हर जगह न्यूज़ में है।
वो उसे कहती हैं कि इस पर ज्यादा टाइम मत बिताओ, और वो बताता है कि वो बस थोड़ा सा खेलेगा। आखिरकार उसे एक इंटर्न की जॉब मिल गई है। ये सुनकर हैरान होकर हैनबिट की पुरानी लेडी उसे मारती है, उसे न बताने के लिए। तो जब वो पूछती हैं क्यों, तो वो कहता है कि अगर उन्हें पता चलता तो वो उसे रोक देतियां। वो स्ट्रिक्ट औरत उसके चेहरे पर अपनी हथेली मारती है और कहती है, ये बहुत ऑब्वियस है। आखिरकार कोई भी पेरेंट नहीं चाहेगा कि उनका बच्चा मिलिट्री डिस्चार्ज होने के तुरंत बाद जॉब हंटिंग शुरू करे। वो अपनी नाक पकड़ता है और उन्हें बताता है कि स्कूल वापस जाते ही उसका ग्रेजुएशन सेमेस्टर है और उसे उसके तुरंत बाद जॉब चाहिए होगी। वो उसे सुनने के बाद रुकती हैं, फिर कहती हैं कि ब्रेकफास्ट मिस मत करना, क्योंकि कंपनी घर से काफ़ी दूर है। वो कहती हैं कि उन्हें पता है कि उसने उस दिन कुछ नहीं खाया, पर वो बताता है कि यानवू ने उसे चॉकलेट पार्फे खिलाया था, पर मम्मी के लिए वो कोई खाना नहीं है, तो वो उस पर चिल्लाती हैं। उसके साथ वो उसे गुड लक विश करती हैं। हैंडबिट टाइम देखता है और रियलाइज करता है कि भाई वक्त तो हाथ से निकल गया। कल उसका एज एन इंटर्न पहला दिन है, तो वो डिसाइड करता है कि जल्दी सो जाना ही बेहतर है। पर उसे बेचारे यान वू के लिए बुरा लग रहा था, क्योंकि उसके सर्वर पे कमेंट्स की सुनामी आई हुई थी। उधर आरपी डेडिकेटेड डिपार्टमेंट के एक छोटे से वर्कशॉप का एम्प्लॉय किम जा सर्वर स्क्रॉल करते हुए देखता है कि एसेल्स क्वेस्ट और हीरो रैंकिंग को लेकर पूरा बवाल मचा हुआ है। पर भाई उसे तो ये सब एक मजाक लगता है। वो यान वू का अकाउंट सर्च करता है और देखता है कि वहां मॉन्स्टर्स के नाम के अलावा कुछ नहीं है। कमेंट से उसे पता चलता है कि यान वू ब्लैक ड्रैगन नाम के किसी बंदे के साथ है। किम जा को लगता है कि ये ब्लैक ड्रैगन पक्का कोई एजी किड है जिसे उसकी मम्मी ने डांट कर बैठा दिया होगा। तो जा डिसाइड करता है कि वो खुद जाकर देखेगा कि सीन क्या है। अब गेम के अंदर यानवू के पास कमेंट्स की बारिश हो रही है और लोग हैंडबिट के बारे में पूछ रहे हैं। कुछ को लगता है कि वो कोई मिडिल स्कूलर है, पर यानवू क्लैरिफाई करता है कि भाई हैंडबिट अपनी मिलिट्री सर्विस पूरी कर चुका है, बस वो अपनी मम्मी से बहुत ज्यादा डिवोटेड है। तभी यानवू नोटिस करता है कि उसके व्यूज तो एकदम स्काई रॉकेट हो गए हैं। वो हैरान है कि उसका प्लेटफॉर्म मेन स्ट्रीम सर्विस तक पहुंच गया है। यानवू फटाफट हैंडबिट को कॉल लगाता है और गिड़गिड़ाता है कि भाई फोन उठा ले, पर बदकिस्मती से उसे हैंडबिट का मैसेज मिलता है। हैंडबिट गोस्ट करने के लिए माफी मांगता है और बताता है कि उसे काम पे निकलना है, पर वो ऑसवेल्स क्वेस्ट की मेडिसिन कैसे मिलेगी उसका एक हिंट छोड़ देता है। यानवू अपनी ऑडियंस को पूरा सीन समझाता है और उन्हें एकदम हाइप कर देता है। वो रिवील करता है कि हैंडबिट ने बताया है कि क्वेस्ट की क्योर बॉम्ब स्लाइम से मिल सकती है, और अगर वो लोग हैंडबिट के वापस आने से पहले इसे क्लियर कर लेते हैं तो वो उन्हें और भी स्पेशल इन्फो देगा। तो भाई सब लोग नजरें गड़ाए बैठे हैं। इधर रियल वर्ल्ड में हैंडबिट कॉर्पोरेट वेयर पहनकर एक बिल्डिंग के सामने खड़ा है। वो थोड़ा शरीफों की तरह अंदर जाता है बताने कि वो यहाँ काम करने आया है, पर वहां का माहौल देखकर वो दंग रह जाता है। सब लोग एकदम राउडी हैं और एम्प्लॉयज इधर उधर भाग रहे हैं। एक एम्प्लॉय उसे नोटिस करके मिन्हो को बोलता है कि हैंडबिट को कॉन्फ्रेंस रूम ले जाए। मिन्हो उसे शेक करता है और अपने पीछे आने को बोलता है। वो हैंडबिट को बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स बाद में देखेंगे, अभी के लिए ये व्हाइट बोर्ड साफ कर दे। हैंडबिट बेचारा क्लीनिंग शुरू करता है कि तभी बॉस की एंट्री होती है। मिन्हो हैंडबिट को इंट्रोड्यूस कराता है और हमारा हीरो एकदम अर्नेस्ट होकर वाव करता है कि वो इंटर्नशिप में बहुत मेहनत करेगा और सीखेगा। पर ट्विस्ट देखो, वो बॉस बिना कुछ सुने बस निकल जाता है और बोलता है बस वही करो जो कहा गया है, और अगर सफाई हो गई हो तो बाहर निकल जाओ। रूम से निकलने के बाद हैंडबिट का मुंह उतर जाता है। वो सोचता है कि इस कंपनी का फ्यूचर तो उसे अभी से दिख रहा है, मतलब अब जो सीखना है खुद के दम पे सीखना होगा। पर चलो, पॉजिटिव साइड ये है कि दूसरी डायमेंशन में धक्के खाने से तो ये बेहतर ही है। दूसरी तरफ यानवू खुशी से झूम रहा है क्योंकि अब तक किसी ने भी हैंडबिट का दिया हुआ मिनी क्वेस्ट क्लियर नहीं किया। तभी हैंडबिट गेम में वापस आता है और व्यूअर्स को रोस्ट कर देता है कि तुम लोगों में इमेजिनेशन की बहुत कमी है। वो उन्हें बोलता है कि थोड़ा क्रिएटिव बनो, जिस पर सबका पारा चढ़ जाता है। पर फिर वो रिकॉर्डर पकड़ता है और कहता है, देखो मैं दिखाता हूं कैसे होता है। सबसे पहले वो सिटी वॉल्स के मेन गेट पर जाते हैं। यानवू फिर हैरान है और पूछता है कि भाई तू सच में न्यूबी है ना। हैंडबिट वही पुराना डायलॉग मारता है कि ये सब फैंटेसी नॉवेल्स पढ़ने का नतीजा है। वो गेम की फ्रीडम देखकर इंप्रेस है। आगे उन्हें एक कमोशन सुनाई देती है जहां बहुत सारी भीड़ जमा है। यानवू समझ जाता है कि ये वही लोग हैं जो कम्युनिटी पोस्ट देखकर आए हैं। सडनली कोई चिल्लाता है कि वैनगार्ड आ गए हैं। सब पीछे मुड़कर देखते हैं तो रैंकर्स की एक पार्टी अप्रोच कर रही होती है। यानवू हैंडबिट को बताता है कि ये खबर उम्मीद से ज्यादा फैल चुकी है। हैंडबिट पूछता है कि ये वैनगार्ड क्या बला है। यानवू समझाता है कि टॉप 10,000 रैंकर्स को वैनगार्ड कहते हैं, जिनकी रैंकिंग उनके लेवल, प्रोफिशिएंसी और स्टोरी प्रोग्रेस से तय होती है।
300 मिलियन प्लेयर्स में से सिर्फ 10,000 रैंकर्स हैं, जिनमें से 500 कोरिया से हैं। हैंडबिट थोड़ा कंफ्यूज्ड है क्योंकि ये लोग मेजर्स जैसे कपड़े पहनकर घूम रहे हैं, पर किसी को मैजिक नहीं आता। यानवू कहता है कि मैजिक सीखने में बहुत ग्राइंडिंग लगती है, इसलिए लोग ग्रोथ को प्रायोरिटी देते हैं और कपड़े बस कूल लगने के लिए पहनते हैं। हैंडबिट की नज़र एक स्पेशल बो पर पड़ती है, गोल्डन बर्ड। वो उसे रिकग्नाइज कर लेता है क्योंकि वो एक स्किल्ड आर्टिसन ने बनाई थी। हैंडबिट को अजीब लगता है कि इतने बड़े प्लेयर्स ने अब तक ऑसवेल क्वेस्ट क्लियर क्यों नहीं किया। तब उसे पता चलता है कि ज्यादा वैनगार्ड बड़ी कंपनियों से जुड़े हुए हैं। लोग इतने हाई लेवल पर इसलिए पहुंचना चाहते हैं ताकि कंपनीज उन्हें फुल सपोर्ट दें और वो बिना गेम क्लियर किए ही अमीर बन जाएं। तभी एक लड़की हैंडबिट को टैप करती है और कंफर्म करती है कि वही ब्लैक ड्रैगन है। वो पूछती है कि वो क्वेस्ट क्लियर करना कब दिखाएगा। हैंडबिट बोलता है, बस अभी शुरू करते हैं। तभी कोई दूसरा बंदा आकर चिल्लाता है, ये सब झूठ है। पर वो लड़की इंसिस्ट करती है कि हैंडबिट को एक मौका दो। लोग आपस में लड़ने लगते हैं स्कैमर्स के बारे में। इस बवाल के बीच हैंडबिट यानवू को बोलता है कि हमें समुंदर की तरफ जाना चाहिए। यानवू दिमाग घूम जाता है क्योंकि बॉम्ब स्लाइम्स तो एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में है। पर हैंडबिट कहता है कि मेडिसिन बनाने के लिए एक फिशिंग रॉड चाहिए। चैट और यानवू दोनों पूरी तरह कंफ्यूज्ड हैं कि हैंडबिट कर क्या रहा है। सडनली कोई एक ग्रांट डोनेट करता है और समुंदर के पास फिश के प्राइसेस स्काई रॉकेट हो जाते हैं। तब उन्हें रियलाइज होता है कि बहुत सारे स्कैल्पर्स रियल टाइम में हैंडबिट को मॉनिटर कर रहे हैं और करेंसी वैल्यू एडजस्ट कर रहे हैं। हैंडबिट उनका मजाक उड़ाता है क्योंकि उन्हें घंटा कुछ नहीं पता। यानवू डरते हुए पूछता है कि क्या जो चाहिए वो समुंदर में है। हैंडबिट एकदम नॉनशलांट बनता है तो यानवू को गुस्सा आ जाता है। वो उसके बूट्स पकड़कर रोता है कि भाई प्लीज झूठ मत बोलना वरना मैं स्ट्रीमिंग छोड़ दूंगा। हैंडबिट उससे 70 गोल्ड कॉइन्स उधार मांगता है। सब दंग है कि क्या हैंडबिट ने यानवू को फंसा दिया। जब वो बैंक्स यानी शोर पर पहुंचे तो वहां भीड़ देखकर हैंडबिट को रियलाइज होता है कि मार्केट गर्म है। वो यानवू को वापस पे करने का प्रॉमिस करता है। हैंडबिट को वहां एक बूढ़ा दिखता है, एल्ड्रिच फिशिंग। हैंडबिट उसके पास जाता है और उसकी फिशिंग रॉड मांगता है। बूढ़ा पहले मजाक करता है पर हैंडबिट सीधा पॉइंट पर आता है और उससे 50,000 गोल्ड कॉइन्स ऑफर करता है। व्यूअर्स शॉक हैं जब बूढ़ा 1 लाख मांगता है। हैंडबिट बार्गेनिंग शुरू करता है और उसके साथ बैठकर फिशिंग करते करते प्राइस 60K करवा देता है। हैंडबिट को पुराने दिनों की याद आ जाती है और एंड में वो 60K में रॉड ले लेता है। व्यूअर्स उसे रोस्ट करते हैं पर भाई विन तो विन है। थोड़ी देर बाद हैंडबिट रॉड लेकर वेन्यू पहुंचता है। लोग पूछ रहे हैं कि बॉम्ब स्लाइम्स के खिलाफ रॉड क्या करेगी। यानवू बताता है कि बॉम्ब स्लाइम्स बहुत सेंसिटिव होते हैं। छुओ तो ब्लास्ट, दूर से अटैक करो तो ब्लास्ट, और अगर आई कांटेक्ट हो गया तब तो पक्का ब्लास्ट। और ब्लास्ट होने पर वो कुछ ड्रॉप भी नहीं करते। हैंडबिट हाइट एडजस्ट करता है और परफेक्ट स्पॉट पर पहुंच जाता है। पर जैसे ही वो सीरियस होने वाला होता है, यानवू बताता है कि कुछ लोग उनका पीछा कर रहे हैं। हैंडबिट को पहले से पता था। वो यानवू से स्क्रीन सेटिंग्स का कंट्रोल लेता है और व्यूअर्स से माफी मांगकर लाइव फीड बंद कर देता है, टेक्निकल डिफिकल्टीज बोलकर। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि मिलिट्री के दिनों में हैंडबिट को फैंटेसी बुक्स का बहुत शौक था। यानवू हैरान था क्योंकि हैंडबिट को नॉवेल्स की ऐसी डिटेल्स पता थी जो कोई कैच नहीं कर सकता था, जैसे वो सच में उस दुनिया में रहकर आया हो। तभी यानवू ने सोचा था कि इस बंदे के साथ गेम खेलने में मजा आएगा। वापस प्रेजेंट में लाइव स्ट्रीम शुरू होती है पर सिर्फ हैंडबिट की स्क्रीन दिख रही है। जो पार्टी उनका पीछा कर रही थी वो सामने आती है। हैंडबिट हुक लॉन्च करता है, इतना शार्प कि स्लाइम्स रिएक्ट ही नहीं कर पाते। फिर वो रॉड का एक बटन दबाता है जिससे हुक से स्पाइक्स निकलते हैं और वो एक्सप्लोजन को कंट्रोल कर लेता है। स्लाइम ब्लास्ट होता है पर उसका कोर एकदम इंटैक्ट रहता है। ये देखकर पीछा करने वाली पार्टी डर कर पीछे हटती है, पर तभी स्लाइम्स की बारिश उन पर होने लगती है और वो सब ब्लास्ट में उड़ जाते हैं। यानवू शौक है कि हैंडबिट ने स्ट्रीम स्नाइपर्स को इतनी सफाई से निपटा दिया। अब वो लोग आगे बढ़ते हैं और एक अलग कलर का स्लाइम दिखता है। हैंडबिट उसे रॉड से पकड़ता है पर वो ब्लास्ट नहीं होता। हैंडबिट बताता है कि ये एक डड स्लाइम है। ये तभी बनता है जब बॉम्ब स्लाइम्स का पूरा ग्रुप एक साथ वाइप आउट हो जाए। यानवू पूछता है कि क्या बाकी लोग भी ये क्लियर कर पाएंगे। हैंडबिट मेनियक्स की तरह हंसता है और कहता है कि एक्सप्लोजन कंट्रोल करना उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। फिर वो ऑसवेल की शॉप जाते हैं। उधर जेहा, वो गेमिंग स्टूडियो वाला बंदा, सोच रहा है कि हैंडबिट कोई ऑर्डिनरी न्यूबी नहीं है, पक्का किसी बड़ी कॉरपोरेशन का हाथ है उसके पीछे। उसे समझ नहीं आ रहा कि इतना प्रो बंदा यानवू जैसे बॉटम स्ट्रीमर के साथ टीम अप क्यों करेगा।
खैर, शाम को हैंडबिट और यानवू ऑसवेल के पास पहुंचते हैं। ऑसवेल उस डड स्लाइम को देखकर अजीब सा रिएक्ट करती है, और हद तो तब हो गई जब हैंडबिट उस स्लाइम को एक डिश में सर्व करता है और कहता है कि ये लो तुम्हारी मम्मी की दवा। ऑसवेल तो एकदम भड़क जाती है और एक्सेप्ट करने से साफ मना कर देती है। उसके रिएक्शन को देखकर हैंडबिट यानवू से पूछता है कि क्या ये सच में इतना बुरा है, और ऑसवेल अपना मन बना लेती है कि वो यूलियो का ख्याल रखने के बदले उससे कॉम्पेंसेट करेगी। फिर वो उसे वहां से जाने को कहती है। हैंडबिट फिर उसे ये कहकर भड़काता है कि वो डेस्परेट नहीं है, और ये सुनकर वो गुस्से में आ जाती है और उस पर चिल्लाने लगती है। वो तुरंत उसके मुंह में वो पका हुआ स्लज ठूस देता है और उसे जबरदस्ती निगलने पर मजबूर कर देता है। यानवू शॉक होने से ज्यादा कुक्ड लग रहा है कि हैंडबिट में ये क्या कर दिया, और चैट वाले उसके एक्सप्रेशन को किसी किताब की तरह पढ़ रहे हैं। ऑसवेल को समझ नहीं आता कि अभी क्या हुआ, और वो तुरंत उल्टी करने के लिए अंदर भागती है। उसका रिएक्शन देखकर हैंडबिट दवा को इफेक्टिव कहता है, पर तब यानवू वही बात बोलता है जो साफ दिख रही थी। कुछ ही मिनट्स में वो हैंडबिट का कॉलर पकड़ लेती है और उस पर चिल्लाती है कि उसने ऐसा क्यों किया। फिर वो उसे एक फ्रीक बुलाती है, पर तभी वो उससे पूछता है कि क्या कोई सीड जैसी चीज बाहर आई, और वो उसे वाव कहता है, ये बताते हुए कि वही बीमारी की वजह है। वो रिवील करता है कि यही उस बीमारी की असली पहचान है जिससे वो और उसकी मां सफर कर रहे थे। वो कंफ्यूज्ड हो जाती है, पर वो इंसिस्ट करता है कि जो उसने उल्टी में बाहर निकाला वही उनकी बीमारी की जड़ थी। वो उस पर स्मर्क करता है और रिवील करता है कि उसे पता था कि वो भी बीमार थी, और उसने ये तभी नोटिस कर लिया था जब उसने उसे पहली बार देखा था। उसने मन ही मन नोट किया था कि ऑसवेल ने खामोशी में दर्द सहा होगा, क्योंकि वो अपनी बीमार मां को परेशान नहीं करना चाहती थी, और उसे डर था कि यूलियो जैसे लोग उसकी कंडीशन को उसकी कमजोरी की तरह यूज करेंगे। वो उससे पूछती है कि उसे कैसे पता चला, और वो उसे बताता है कि जो उसने निगला है वो एक पैरासिटिक सीड है जो फार साउथ में उगता है और इंसान के स्टमक से चिपक कर बड़ा होता है। वो कंक्लूड करता है कि उसकी ये हालत साउथ से लाए गए इंग्रेडिएंट्स खाने से हुई है, और बॉम्ब स्लाइम का म्यूकस ही इसे हटाने का एकमात्र रास्ता है। इसीलिए उन्हें एक डड स्लाइम चाहिए था, क्योंकि वो आम स्लाइम्स की तरह ब्लास्ट नहीं होते। क्योंकि इंड्यूस होने के बाद एक्सप्लोजिव ट्रेट हट जाता है, ये होस्ट को उल्टी करने पर मजबूर करता है, जिससे वो पैरासाइट सीड निकल जाता है जो बीमारी की वजह था। हैंडबिट फिर रिवील करता है कि ये कोई ऐसी बीमारी नहीं थी जिससे वो सफर कर रही थी। तो वो उसे प्लेट पकड़ाता है और कहता है कि जल्दी अपनी मां को देखने जाएं। वो उसकी तरफ कंपैशन के साथ देखता है, ये नोट करते हुए कि भले ही वो एक गेम वर्ल्ड में है, वो अंदर से नहीं बदली है, और उसे एक फूलिश गर्ल कहता है जो हमेशा दूसरों के दर्द की ज्यादा चिंता करती है बजाय अपने खुद के। वो बोलने में थोड़ी रफ हो सकती थी, पर वो हमेशा उसकी साइड लेती थी, तो अब वो चाहता है कि वो खुश रहे। फास्ट फॉरवर्ड, वो अपनी मां को दवा देती है जिससे वो बड़े बड़े सीड्स उल्टी कर देती हैं। असल उन लोगों पर गुस्सा होती है जिन्होंने इतने टाइम तक उसे स्कैम किया, और वो स्माइल करते हुए वाव करती है कि वो उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ेगी। चैट ये देखकर हैरान है, और यहाँ तक कि हैंडबिट भी कहता है कि उसने बहुत टाइम बाद उसे स्माइल करते हुए देखा है। वो आंसू पोंछते हुए उससे थैंक यू कहती है, और स्ट्रीम देखने वाला हर कोई उसे अपनी टॉप गर्ल मानने लगता है। पर हैंडबिट उन्हें याद दिलाता है कि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। वो कहती है कि ये उसकी वजह से है कि वो और उसकी माँ जिंदा है। तो वो स्पेल बुक बाहर निकालती है और उसे पकड़ा देती है। वो उसे थैंक यू कहता है, पर वो कहती है कि ये लाइन तो उसकी है। यानवू उसे छूने की विश करने लगता है, पर हैंडबिट उसे याद दिलाता है कि ये उसका है। फिर वो सजेस्ट करता है कि उन्हें अपने मेन क्वेस्ट के लिए निकलना चाहिए। उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब ऑसवेल उन्हें वापस बुलाती है, ये कहकर कि अभी और भी कुछ देना बाकी है। वो उन्हें एक बड़ा रिवॉर्ड देती है, और सिस्टम हैंडबिट को इन्फॉर्म करता है कि फर्स्ट क्लियर रिवॉर्ड इशू हो रहा है। जब हैंडबिट को 2000 गोल्ड कॉइन्स दिए जाते हैं, सिस्टम उसे डबल कर देता है, और उसके स्टैट्स 0.3 से बढ़कर 5 हो जाते हैं। उसे एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस पॉइंट बोनस मिलता है, लेवल अप होता है, और असल की बुक हीरोइक स्टेटस से अपग्रेड होकर एक यूनिक क्लास बन जाती है। जब हैंडबिट ऑसवेल की खुशी की दुआ करता है, तभी उसे सडनली फर्स्ट क्लियर नोटिफिकेशन का रिवॉर्ड मिलता है। वो देखकर पूरी चैट मैसेजेस से फ्लड हो जाती है। यानवू भी हैंडबिट की तरह हैरान है, जिसे उम्मीद नहीं थी कि बुक का ग्रेड बदल जाएगा। फिर वो हैंडबिट को व्यूअर्स से कुछ कहने को कहता है, और जब वो स्क्रीन की तरफ देखता है तो उन्हें दिखता है कि चैट इतनी फास्ट चल रही है कि वो पूरी तरह से अनरीडेबल हो गई है।
जब यानवू परेशान होता है कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, ऑजविल हैंडबिट को एक पेपर पेज देती है और उसे एक पॉपअप मिलता है जो न सिर्फ उसे उसका सेवियर बुलाता है बल्कि उसे उसकी तरफ से एक पॉइंट मल्टीप्लायर भी मिलता है। वो उसे बताती है कि ये एक ब्लैकस्मिथ शॉप का इंट्रोडक्शन है जहां वो आइटम्स चेक कर सकता है अगर उसे किसी चीज की जरूरत हो। उसका मानना है कि उनके पास नॉर्मल वेपन्स नहीं हैं और स्लाइम पकड़ने की कोशिश में उनके गियर्स तबाह हो गए थे। फिर वो उसे एक बार फिर थैंक यू कहती है और कहती है कि अगर उसे कभी मदद चाहिए हो तो वो कभी भी आ सकता है। चैट के फिनिश्ड लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे वो उनसे बात कर रही हो, तो उनमें से कुछ लोग गेम बूट अप करते हैं ये देखने की क्या उन्हें उससे मिलने का चांस मिलेगा। इसके साथ दोनों उसके स्टोर से निकल जाते हैं और सोचते हैं कि आगे क्या करना है। यानवू हैंडबिट को मैप दिखाता है और समझाता है कि गेम में कोई फिक्स्ड रूट नहीं है, तो वो जहां चाहे जा सकते हैं। नॉर्मली जो भी गेम में लॉगिन करता है वो एडुंट से स्टार्ट करता है, पर फिर वो कहीं भी एक्सप्लोर करने के लिए फ्री हैं। और ये डिसएडवांटेजेस भी हो सकता है क्योंकि बिना ये जाने कि कौन कहां जा रहा है कोई हाई लेवल एरिया में फंस सकता है। अभी भी क्यूरियस होकर यानवू हैंडबिट से पूछता है कि वो गेम में अपना नॉर्मल फेस क्यों यूज कर रहा है बजाय कस्टमाइजेशन के, और ये हैंडबिट को सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वो उसे बता सकता है कि ये गॉडेस की वजह से है। यानवू अपने कैरेक्टर डिजाइन की शेख ही बघारता है ये कहते हुए कि उसने कस्टमाइजेशन में 5 घंटे बिताए, और ये सुनकर चैट उसके लिए परेशान हो जाती है। यानवू हैंडबिट को ये भी वॉर्न करता है कि फीमेल कैरेक्टर्स के चक्कर में मत पड़ना क्योंकि मर्द लोग भी उन्हें अपने कैरेक्टर्स की तरह चुन सकते हैं। फिलहाल हैंडबिट सोचता है कि आगे कहां जाना है, पर सडनली उसे नोटिफाई किया जाता है कि किसी सर्टेन व्यूअर ने 50,000 वॉन डोनेट किए हैं और इंसिस्ट कर रहा है कि वो एक ज्यादा गुस्से वाली ऑजविल देखें। यानवू तुरंत एक्शन में आता है और डोनर का शुक्रिया अदा करता है, पर ये वहीं नहीं रुकता। एक 10,000 डोनेट करता है और दूसरा 30,000। डोनेशंस की बारिश होने लगती है और यानवू एक अच्छे होस्ट की तरह उन्हें थैंक यू कहने में अपनी पूरी जान लगा देता है। फिर वो हैंडबिट को व्यूअर काउंट दिखाता है जो ये देखकर हैरान है कि उन्हें 8,000 से ज्यादा लोग देख रहे हैं। हैंडबिट शर्माते हुए उन्हें उनकी डोनेशन के लिए थैंक यू कहता है, जबकि चैट यानवू से उसके 100 ग्रैंड रिएक्शन की मांग करती है। जब हैंडबिट टोटल डोनेशन कैलकुलेट करता है, नोट करते हुए कि उसका शेयर लगभग 250 ग्रैंड है, वो देखता है कि यानवू बिना किसी शर्म के फेमस 02 डांस कर रहा है जिससे व्यूअर्स डर रहे हैं। हैंडबिट याद करता है कि सिर्फ ऑजविल का क्वेस्ट क्लियर करके ही उसने इतना कमा लिया है, तो वो सोचता है कि अगर चीजें स्मूथली चली तो वो कितना कमाएगा, और ये उसे रियलाइज कराता है कि वो अपनी माँ का कर्ज चुका पाएगा। पहले जब उस गॉडेस ने जिसे उसने पकड़ा था उसे रियल वर्ल्ड का टाइम फ्लो दिखाया था उस पर प्रेशर डालने के लिए, तब हैंडबिट को पता चला कि वो गायब हो गया था और उसकी माँ ने उसे ढूंढने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया था। यानवू फिर हैंडबिट को ग्रिमॉयर यूज करने को कहता है, ये बताते हुए कि व्यूअर्स इंतजार कर रहे हैं। तो हैंडबिट उसे छूता है और ग्रिमॉयर गायब हो जाती है, इससे पहले कि उसका फायरबॉल यूनिक ग्रेट स्किल पॉपअप हो, जो उसे दिखाता है कि उसके पास एक फायर एलिमेंट स्पेल है जो एक मैसिव एक्सप्लोजन के साथ सब कुछ राख कर देता है। स्किल पढ़ने के बाद हैंडबिट कहता है कि ये तो बहुत आसान है उसके मुकाबले जब वो इसके लिए इतना स्ट्रगल करता था। यानवू फिर उससे बात करता है, उससे कहता है कि फैंस को बताओ कि ऐसी स्किल एब्जॉर्ब करना कितना अमेजिंग फील हुआ। पहले तो हैंडबिट कहता है कि उसे कुछ फील नहीं हुआ, पर जब उसे रियलाइज होता है कि उसे चैट के लिए एक्टिंग करनी होगी, वो झूठ बोलता है कि दिमाग में इन्फॉर्मेशन फ्लड हो रही है। मीनवाइल उसे ये अजीब लगता है, ये नोट करते हुए कि उसने डेफिनेटली स्किल सीख ली है, और वो हैरान है कि जो उसने दूसरी दुनिया में सीखा था वो गेम में क्यों दिख रहा है, और ये उसे रियलाइज कराता है कि गेम का एग्जिस्टिंग कैरेक्टर एट द स्टार्ट से क्या मतलब था। क्यूरियोसिटी से मरे जा रहा यानवू हैंडबिट को कहता है कि व्यूअर्स के सामने स्किल यूज करे और उसे थोड़ी दूर एक चट्टान पर एम करना चाहिए। हैंडबिट याद करता है कि स्पेल कैसे काम करता है, तो वो प्रोसेस फॉलो करता है और उसके हाथ से एक बड़ी आग निकलती है और एकदम स्पीड से चट्टान की तरफ उड़ती है। जैसे ही वो उसे छूती है वो उसे टुकड़ों में बिखेर देती है और यानवू स्किल लेवल देखकर दंग रह जाता है। जब हैंडबिट स्पेल पर इतराते हुए नोट करता है कि ये बुरा नहीं है, सडनली उसे गॉडेस की आंखें उसे अपनी तरफ घूरती हुई फील होती हैं और वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है जैसे उसे खींच कर ले जाना चाहती हो। जब तक वो अपने होश में आता है, एक पॉपअप नोटिफिकेशन उसे बताती है
कि उसने अपने सारे स्किल्स में बढ़ोतरी एक्सपीरियंस की है और इफेक्ट्स लेवल के साथ एम्पलीफाई हो गए हैं। साथ ही अब उसने स्पिरिट स्किल अनलॉक कर ली है। मेंटली ट्रॉमेटाइज्ड होकर हैंडबिट अपने दांतों को भींचते हुए दबी आवाज में गॉडेस को कोसते रहता है। गॉडेस उसे देख रही है, ये रियलाइज करके जो शॉक लगा उससे हैंडबिट अपना कंपोजर खो देता है और यान वू जो परेशान है उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। फटाफट हैंडबिट खुद को संभालता है और यान वू को कहता है कि फिक्र ना करे। आफ्टर ऑल उसे यकीन नहीं कि यान वू उसकी गॉडेस वाली कहानी पर यकीन करेगा। फिर वो एक बहाना बनाता है कि कैसे स्पेल ने उसकी बॉडी पर जोर डाला, क्योंकि ये पहली बार था जब उसने इतनी हाई रैंकिंग स्पेल फायर की थी। तो वो यान वू से एक नॉर्मल स्पेल दिखाने को कहता है। हैंडबिट की रिक्वेस्ट से हैरान होकर यान वू कंफर्म करता है कि क्या वो सच में देखना चाहता है। फिर वो उसे हेड्स अप देता है, वार्निंग देते हुए कि देखकर हंसना मत। इसके बाद यान वू स्पेल फायर करता है और हैंडबिट एक छोटी सी लॉ देखता है जो उसके सामने ही बुझ जाती है। वो हैंडबिट से कंप्लेन करता है, जिसे रियलिटी में उनके स्किल्स बहुत डिसअपॉइंटिंग लगते हैं, पर ट्रेट में फर्क की याद दिलाए जाने के बाद वो बात को आगे नहीं बढ़ाता। इसके बजाय वो यान वू को बताता है कि वो स्पेल इमेजिन करने में गलत कर रहा है। ये कुछ नया है जो बस बुक पढ़ने से समझ आ जाता है। वो यूलियो को दोष देता है उन्हें बेसिक से भटकाने के लिए, इससे पहले कि वो गीक मोड में जाकर समझाए कि मैजिक कैसे काम करता है। इसके साथ वो यान वू को इन्फॉर्म करते हुए कंक्लूड करता है कि वो हाई क्लास होने के बावजूद अपनी यूनिक ट्रेट मैजिक को अपने मेन स्किल की तरह यूज करने का प्लान नहीं रखता, क्योंकि मैजिक यूज करने का मेजर गोल उसकी कन्वीनियंस है। पूरी तरह दंग होकर यान वू हैंडबिट को याद दिलाता है कि उसने अपना कैरेक्टर पिछले दिन ही बनाया था, और ये चैट को हैंडबिट का मजाक उड़ाने का मौका देता है कि वो एक हार्डकोर गीक है। गुस्से में वो चैट पर भड़कने ही वाला होता है और वाव करता है कि अब उन्हें आगे कोई इन्फो नहीं देगा, पर तभी एक दूसरा व्यूअर एक बड़ा अमाउंट डोनेट कर देता है। हैंडबिट अपने गुस्से पर रिफ्लेक्ट करता है और उनसे माफी मांगता है। फिर वो उससे पूछते हैं कि वो आगे कहाँ जाने का प्लान कर रहा है, तो वो एक रिमोट जगह की तरफ निकल जाता है और यान वू उससे पूछता है कि क्या वो मेन स्टोरी शुरू नहीं करना चाहता। हैंडबिट फिर रिवील करता है कि वो वहां मेन स्टोरी में हिस्सा लेने से पहले पॉइंट्स जमा करने आया है। तो वो दरवाजा खोलता है और जब वो शेड में एंटर करते हैं, यान वू बुदबुदाता है कि वो कितना क्रीप्ड आउट फील कर रहा है, पर हैंडबिट सीधा शेड के ओनर से बात करने जाता है, जो हंटर रिकनर नाम का एक आर्चरी एनपीसी है। रिकनर हैंडबिट से पूछता है कि वो यहाँ किस लिए आया है, और हैंडबिट उसे बताता है कि वो आर्चरी सीखने आया है। हैंडबिट को इतना कॉन्फिडेंट देखकर रिकनर पूछता है कि क्या उसके पास ग्रिट है, और चैट जो रिकनर से वाकिफ है उसे ग्रिट ऑब्सेस्ड एनपीसी बुलाती है। हैंडबिट को ये डिक्लेयर करते हुए सुनकर कि उसके पास बहुत सारी ग्रिट और स्किल है, रिकनर कहता है कि वो बड़ी बड़ी बातें करता है, तो वो उसे टेस्ट करने का डिसाइड करता है। ये कहने के तुरंत बाद एक क्वेस्ट पॉपअप होता है जो डिमांड करता है कि हैंडबिट कुछ रिवॉर्ड्स के लिए रिकनर का टेस्ट पास करे। उसके थोड़ी देर बाद हैंडबिट को रिकनर के टेस्ट के लिए बाहर आर्चरी स्पॉट पर ले जाया जाता है और वो रूल्स बताता है कि हैंडबिट को 30 शॉट्स में से 200 पॉइंट स्कोर करने होंगे, जिसमें बुलजाई 10 पॉइंट्स का है। परेशान होकर यान वू हैंडबिट को एडवाइस देता है कि पहले कुछ स्टैट्स एजिलिटी में डाल दे, पर हैंडबिट मना कर देता है और कहता है कि वो संभाल लेगा। वो पहला शॉट फायर करता है और टारगेट बोर्ड को पूरी तरह से मिस कर देता है, और ये यान वू को एक बार फिर याद दिलाने पर मजबूर करता है। फिर भी वो उसे रीअश्योर करता है कि अब उसने पकड़ बना ली है। अगला टारगेट जो वो फायर करता है वो 7 पॉइंट मार्क पर लगता है, और ये यान वू को हैरान कर देता है, पर जो उसके तुरंत बाद आता है वो टोटल शॉक है। बाकी के सारे शॉट्स बुलजाई पर लगते हैं, जिससे टोटल 287 पॉइंट्स हो जाते हैं, और ये दिखाता है कि हैंडबिट ने सिर्फ लेवल 2 गियर के साथ कुछ इम्पॉसिबल अचीव कर लिया है। मीनवाइल टाउन में एक लेडी गोल्ड कॉइन्स फ्लिप करते हुए बोर होने की शिकायत करती है और गेजर्स से कॉइन्स हथियाने के अलावा कुछ बेहतर करना चाहती है। अचानक वो हैंडबिट और यान वू को गेट से गुजरते हुए देखती है और हैरान है कि किस तरह के बेवकूफ उसे ढूंढने आए हैं। कुछ देर पहले आर्चरी स्किल और कुछ गोल्ड कॉइन रिवॉर्ड्स पाने के बाद यान वू ज्यादा खुश था, जिसे स्किल मिली थी। तो हैंडबिट ने उससे पूछा कि क्यों, और इसने यान वू को उसकी तारीफ करने और उससे ये पूछने पर मजबूर कर दिया कि क्या उसने स्कूल में आर्चरी की थी। येन वो इतना ज्यादा एक्साइटेड और एक्सट्रीमली मनी ड्रिवन हो जाता है कि वो रिवील करता है कि उसने जस्ट इन केस एक बेटिंग पोल सेटअप कर रखा था, और भाई उन्हें लगता है अल्टीमेट अंडरडॉग जैकपॉट, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि हैंडबिट आर्चरी में इतना प्रो निकलेगा। वो स्निकर करता है, ये नोट करते हुए कि ऐसे स्टंट्स कभी कभी पुल ऑफ करना कितना कूल है। तभी चैट उसे लिटरली याद दिलाती है कि वो लोग अभी भी वहीं हैं। क्यूरियस होकर यानवू पूछता है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, और हैंडबिट बताता है कि स्वॉर्ड्समैनशिप स्किल्स सीखने, लेकिन पहले वो स्विफ्टनेस स्किल सिक्योर करना चाहता है। ये सुनकर यानवू और कुछ चैट मेंबर्स सरप्राइज हो जाते हैं और सोचते हैं कि इसका स्वॉर्ड्समैनशिप से क्या लेना देना, और वो बाकी लोगों के साथ मिलकर इस स्किल को ट्रैश बुलाने लगता है। स्टिल
हैंडबिट कहीं डैश करता है और यानवू को ऑर्डर देता है कि बिकरिंग बंद करे और उसे फॉलो करे। जब वो टाउन में वॉक करते हैं, यानवू हैंडबिट को एक एनपीसी दिखाता है जिसका नाम लिया है और उसे इन्फॉर्म करता है कि लोग स्विफ्टनेस स्किल इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि लिया का क्वेस्ट स्किल की क्वालिटी के हिसाब से वे टू हार्ड है। सो वो हैंडबिट से एक बार फिर पूछता है कि क्या वो श्योर है, और हैंडबिट बिना कुछ बोले लिया के पास जाता है और खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि वो वही सीखने आया है जो वो बेस्ट करती है। लिया उसे देखती है और कहती है कि उसे उसका एटीट्यूड पसंद आया, लेकिन फिर इंस्टेंटली उनके पास से स्पीड ब्लिट्स करते हुए निकल जाती है। उसके कॉइन्स स्नगल करती है और एक विच की तरह ग्रिन करते हुए बताती है कि वो लोग बहुत स्लो हैं। वो अपनी ट्यूशन फी अनाउंस करती है, अप फ्रंट और 5000 गोल्ड। हैंडबिट का कोई रिएक्शन ना देखकर वो हैरान होती है और पूछती है क्यों। तब वो रिप्लाई करता है कि क्योंकि उसने ट्यूशन फी पहले ही कलेक्ट कर ली है, तो बेटर होगा कि वो उसे स्किल सिखा दे। इनवर्डली वो नोट करता है कि उसने दूसरे डिमेंशन के 55 साइकिल्स के दौरान इस गेम के कंपैरिजन में उससे कहीं ज्यादा गोल्ड चोरी किया था। हैंडबिट के लेड बैक एटीट्यूड से उसे जज करते हुए लिया कहती है कि वो उसे पसंद नहीं आया, और उसी इंस्टेंट में वो इन्फॉर्म करती है कि उनकी क्लास स्टार्ट हो रही है और उसका असाइनमेंट ये है कि उसे लिया को पकड़ने की कोशिश करनी है। उसी पल वो इतनी फास्ट मूव करती है कि जहां भी जाती है आफ्टर इमेजेस छोड़ देती है। हैंडबिट को सडनली एक क्वेस्ट मिलता है जो उसे टाइम लिमिट के अंदर उसे पकड़ने को कहता है, और अगर वो कर लेता है तो उसे उसकी स्विफ्टनेस स्किल बुक, स्टैट पॉइंट्स और एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलेंगे। चैट से हैंडबिट को रियलाइज होता है कि जब लिया ऐसे टेक ऑफ करती है तो उसे पकड़ने का कोई चांस नहीं है, और वो क्वेस्ट तभी कंप्लीट करने देती है जब वो 2 बार 500 गोल्ड ले लेती है और उन्हें 5 3 आवर टाइम लिमिट्स टोटल 15 आवर्स तक वेट करवाती है। मीनवाइल कोई दूसरा क्वेस्ट नहीं किया जा सकता और लॉग आउट करने पर टाइमर पॉज हो जाता है। हैंडबिट डिक्लेयर करता है कि उन्हें इसे पकड़ना ही होगा, लेकिन यानवू कहता है कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि आज तक किसी ने लिया को डायरेक्टली नहीं पकड़ा। हैंडबिट इस बारे में सोचता है और नोट करता है कि अगर वो खुद उसे नहीं पकड़ सकता तो उसे बस किसी ऐसे को बुलाना है जो पकड़ सके। वो सीधे अज़ेल के स्टोर जाते हैं और हैंडबिट उससे लिया को पकड़ने में हेल्प मांगता है। उसके वापस आने पर खुश होने के बावजूद अज़ेल इस रिक्वेस्ट से सरप्राइज हो जाती है और पूछती है कि उसे कैसे पता चला कि वो और लिया फैमिली हैं, लेकिन वो झूठ बोल देता है कि ये स्ट्रीट हाइडआउट्स में काफी फेमस बात है। कोई चॉइस ना होने पर वो मान जाती है और गुस्से में स्टीमिंग होते हुए बाहर निकलती है। ये देखकर यानवू और चैट सरप्राइज हो जाते हैं, ये जानकर कि वो और लिया सिस्टर्स हैं। हैंडबिट एक बार फिर झूठ बोलता है कि उसने ग्राफिटी देखी थी कि लिया कहाँ है, तो कुछ चैट मेंबर्स वीडियो प्लेबैक करते हैं पर उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिलता। इस पॉइंट पर कुछ लोग अज्यूम कर लेते हैं कि उसके पास ईगल्स विजन है और कंक्लूड करते हैं कि इसीलिए वो बो के साथ इतना अच्छा है। इसके साथ ही वो चैट से इंटरैक्ट करता है, उन्हें कहता है कि हमेशा अपने सराउंडिंग्स पर ध्यान दो और अज़ेल को प्रिजन भेजने से लिया को पकड़ने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। यानवू फिर उसे साथ चलने का इशारा करता है और वो सब स्ट्रीट हाइडआउट्स की तरफ निकलते हैं। मीनवाइल लिया एक कैट के साथ खेल रही होती है और कंक्लूड करती है कि हैंडबिट ने हार मान ली होगी, लेकिन उसके सरप्राइज के लिए अज़ेल ठीक उसके पीछे दिखती है और उस पर काफी मैड लग रही होती है। मोमेंट्स में उन्होंने उसे सराउंड कर लिया होता है और लिया स्नैप करती है, इसे चीटिंग कहती है क्योंकि अज़ेल इन्वॉल्व है। हैंडबिट उसे याद दिलाता है कि उसने ही कहा था एनी मीन्स नेसेसरी यूज करने को, इसलिए वो अज़ेल की फात गया क्योंकि उसके साथ एक हिस्ट्री है। पिस्ट होकर अज़ेल उसे बुलाती है और उसकी अच्छी क्लास लेती है और उसे वार्न करती है कि ये सब बंद करे वरना वो किसी दिन जूलियो जैसे स्कमबैग से पंगा ले लेगी। लिया इमीडिएटली अपोलोजाइज करती है पर अज़ेल के लिए इतना काफी नहीं होता। वो उसे काम खत्म होने के बाद शॉप पर आने को कहती है और वार्न करती है कि अगर वो साइड ट्रैक हुई तो खैर नहीं। लिया अग्री करती है और हैंडबिट को अपनी स्विफ्ट बुक दे देती है, ये नोट करते हुए कि वो आज तक ऐसे किसी से नहीं मिली और क्योंकि प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस वो उसे रखने देता है। इमीडिएटली सिस्टम का क्वेस्ट कंप्लीट नोटिफिकेशन पॉपअप हो जाता है और हैंडबिट को इन्फॉर्म करता है कि क्योंकि उसने टास्क बहुत शॉर्ट टाइम में क्लियर किया है, रिवॉर्ड को मैक्सिमम तक अपग्रेड कर दिया गया है। हेंस उसे ट्रिपल स्टैट पॉइंट्स और 500 टाइम्स एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। चैट ये रियलाइज करके कि हैंडबिट को एक और यूनिक स्किल मिल गई है, अपनी जेलसी नहीं छुपा पाते। लिया दूसरी तरफ जल्दी से निकल जाती है और होप करती है कि वो हैंडबिट से दोबारा ना मिले। कुछ देर बाद यानवू जो कि आउट ऑफ ब्रेथ है फाइनली हैंडबिट तक पहुंचता है और उसे पता चलता है कि वो पार्टी के लिए लेट हो गया है। हैंडबिट बुक दिखाता है और कहता है कि ये एक यूनिक क्लास है और यानवू के पास बोलने को शब्द नहीं रहते। इस पॉइंट पर उसके व्यूअर्स भी उसके साथ मैच नहीं कर पा रहे हैं और वो वंडर करते हैं कि उन्हें डेवलपमेंट्स के बारे में उससे पहले कैसे पता चल सकता है और इस स्ट्रीम का ओनर कौन है।
बुक होल्ड करते हुए हैंडबिट यानवू को इन्फॉर्म करता है कि अब टाइम आ गया है स्पोर्ट्समैनशिप स्किल एक्वायर करने का। हैंडबिट बुक को अब्सॉर्ब करता है और थर्ड बुक होने के बावजूद उसे ये स्ट्रेंज लगता है। क्यूरियसली यानवू व्यूअर्स की तरफ से पूछता है कि उसने स्विफ्टनेस स्किल क्यों सीखी, और हैंडबिट एक एनालॉजी देता है कि अगर उनकी रेस हो तो स्विफ्टनेस स्किल की वजह से उसके पास थोड़ा एज होगा। स्टिल यानवू नोट करता है कि यूनिक ग्रेड से कोई बड़ा डिफरेंस नहीं आया, लेकिन हैंडबिट जो कि 50 टाइम्स से ज्यादा मर चुका है उसे पता है कि वो इस स्किल के लिए क्यों गया। यानवू फिर हैप्पीली अपनी सॉर्ड निकालता है और अनाउंस करता है कि वो इस फील्ड में हैंडबिट का सीनियर है। आफ्टर ऑल वो स्वॉर्ड्समैनशिप में रैंक 2 पर है और ये एक एडवांस्ड ग्रेड है। उसका स्किल सुनते ही चैट उसे नॉन स्टॉप रोस्ट करने लगती है और हैंडबिट उसे वर्ड फॉर वर्ड बताता है। हैंडबिट फिर नोट करता है कि ज्यादातर प्लेयर्स इंक्लूडिंग यानवू एक सिमिलर रूट फॉलो कर रहे हैं जो गाइड बुक की वजह से है, और क्योंकि किसी ने स्कैमर जूलियो की वजह से एजल से इंटरैक्ट नहीं किया, ये एक चेन रिएक्शन स्टार्ट करता है और इनक्रेडिबली हाई डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से ये जानना इम्पॉसिबल हो जाता है कि कौन सा पाथ सही है। हैंडबिट नोट करता है कि एजल और लिया के क्वेस्ट्स क्लियर करने वाला पहला इंसान होने के नाते उसने जो एक्सपीरियंस किया है वो सही पाथ के हिंट्स हैं। वहां वो स्टैंड लेता है और वाव करता है कि वो आरपी अपने तरीके से क्लियर करेगा, और भले ही उसे नहीं पता कि गॉडेस क्या सोच रही है, वो अब पपेट बनने से मना कर देता है। जब हैंडबिट और यानवू टाउन के बाहर वॉक करते हैं, हैंडबिट पूछता है कि सबसे सॉट आफ्टर स्वॉर्ड्समैनशिप एनपीसी इतना दूर क्यों है। यानवू कहता है क्योंकि वो पर्सन एक रिक्लूसिव स्वॉर्ड्समैन है। वो एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जो फॉग से ढकी हुई है, और जैसे ही यानवू स्वॉर्ड्समैन बैल्डर को देखता है वो उसे वेव करता है और डिक्लेयर करता है कि वो स्वॉर्ड्समैनशिप सीखने आए हैं। बैल्डर उन पर एक नज़र डालता है और यानवू नोट करता है कि वो अभी भी पहले जैसा इंटिमिडेटिंग है। स्वॉर्ड्समैन एक वुडन सॉर्ड उठाता है और हैंडबिट को कहता है कि वो उसके पीछे सॉर्ड स्विंग करे जब तक वो स्टॉप ना कहे। स्वॉर्ड्समैन जो लंबी बातों के लिए रेडी नहीं है, हैंडबिट को बिगिन करने को कहता है। कुछ देर बाद हैंडबिट अपना गियर ड्रॉप करके वुडन सॉर्ड पकड़ लेता है। यानवू उसे देखते हुए नोट करता है कि स्वॉर्ड्समैनशिप क्वेस्ट स्विंगिंग और स्पारिंग में डिवाइडेड है। क्यूरियस होकर यानवू चैट मेंबर्स से पूछता है कि उन्हें क्वेस्ट क्लियर करने में कितना टाइम लगा, और उनके रिस्पॉन्सेज के हिसाब से ये 1 घंटे से लेकर 3 घंटे से कम के बीच है। वो ये भी बताते हैं कि इम्पॉर्टेंट ये है कि बैल्डर से पंगा नहीं लेना, क्योंकि अगर कोई ऐसा करता है तो वो कुक्ड है। फिर वो एक क्लिप की बात करते हैं जो वायरल हुई थी, जब एक प्लेयर ने बैल्डर का मजाक उड़ाया था तो बैल्डर ने उसे बीच से काट दिया था। जैसे ही यानवू को अजीब लगता है कि एक स्किल टीचिंग एनपीसी प्लेयर्स को मार सकता है, व्यूअर्स वाव करते हैं कि अगर हैंडबिट ट्रेनिंग 25 मिनट से कम में फिनिश करता है तो वो एक बड़ा अमाउंट डोनेट करेंगे। यानवू इमीडिएटली हैंडबिट को इन्फॉर्म करता है कि टोटल 800,000 वॉन से ऊपर है, सो वो उसे एनकरेज करता है कि 25 मिनट से पहले रैप अप करे, और हैंडबिट रियलाइज करता है कि ये उस स्टेक से डबल है जो व्यूअर्स ने उसकी आर्चरी ट्रेनिंग के दौरान लगाया था। हैंडबिट कॉन्सेंट्रेट करता है और नोट करता है कि वुडन सॉर्ड स्विंग करने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज इलैप्स्ड टाइम नहीं है, और स्टार्ट से ही बैल्डर ने एक नॉविस सॉर्ड्समैन से ज्यादा कैपेबिलिटी एक्सपेक्ट की थी। उन प्लेयर्स के ऑपोजिट जिनसे बैल्डर गेम में मिला था और जिन्हें लगता था कि सॉर्ड सबसे स्टैंडर्ड अप्रोच है और ये उसके लिए काफी इंसल्टिंग रहा होगा, सो बैल्डर को सिर्फ एक चीज चाहिए, सॉर्ड के प्रति एक सीरियस एटीट्यूड। हैंडबिट सॉर्ड पकड़कर सीरियस हो जाता है और बैल्डर की तरफ देखता है, लेकिन जैसे ही वो पहला स्ट्रोक करने वाला होता है, बैल्डर उसे रोक देता है और इससे व्यूअर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। खुश होकर कि उसकी टेक्निक काम कर गई, हैंडबिट सिस्टम स्क्रीन को देखता है और उसे एक नया क्वेस्ट मिलता है। वहां उसे बैल्डर के अगेंस्ट स्पार करने का टास्क मिलता है और डिफिकल्टी उसके अपने लेवल और स्टैट्स के हिसाब से एडजस्ट की गई है। यानवू ये देखता है और चैट को बताता है कि हैंडबिट ने पहला स्टेज पास कर लिया है। जैसे ही वो भड़क जाते हैं और अपनी बेट वॉइड कहते हैं, एक व्यूअर 10,000 वॉन डोनेट करता है, ये कहते हुए कि वो इसे डबल करेगा या लूज, और हैंडबिट को बस सक्सेस के लिए बैल्डर की वुडन सॉर्ड को 2 बार ब्लॉक करना है। फिर वो प्लेयर 100 ग्रैंड डोनेट करता है, डिमांड करते हुए कि हैंडबिट 4 स्ट्राइक्स ब्लॉक करे और लेवल क्लियर करे, वरना उन्हें क्लिफ से बंजी जंप करनी होगी। इससे हैंडबिट थोड़ा वरिड हो जाता है क्योंकि हाई चांस है कि उसकी प्रोफिशिएंसी डिफिकल्टी को अफेक्ट करेगी। यानवू वरिड हो जाता है जब वो भी इसमें फंस जाता है, पर हैंडबिट उस पर एक विकेट स्माइल देता है और उसका शोल्डर पकड़ता है, जिससे वो टेरिफाई हो जाता है। थैंकफुली हैंडबिट प्रॉमिस करता है कि वो बंजी जंपिंग नहीं जाएंगे। सडनली एक व्यूअर मिशन में 1 मिलियन वॉन ऐड करता है और कहता है यानवू और हैंडबिट की अमेजिंग फ्रेंडशिप है। हैंडबिट शॉक हो जाता है जब वो रियलाइज करता है कि टोटल अमाउंट ऑलमोस्ट 2 मिलियन वॉन है।
सो वो अपना रिजॉल्व स्टील करता है और बैल्डर से लड़ने के लिए प्रिपेयर करता है। वो स्टैंस लेता है, लेकिन बैल्डर उसे क्वाइटली गेज करता है और फिर उस पर लीप करते हुए एक रिवर्स्ड स्लैश से चार्ज करता है, पर हैंडबिट उसे पैरी करता है और वो दूर जा गिरता है। यानवू और पूरी चैट शॉक हैं कि बैल्डर कितना अग्रेसिव है और वो हैरान है कि हैंडबिट ने उसे ब्लॉक कर लिया। बैल्डर फिर एक्सहेल करता है और एक क्विक ड्रॉ लॉन्च करता है, पर हैंडबिट उसे ब्लॉक करता है और शॉक से शिवर करने लगता है। वो नोट करता है कि उसका मूवमेंट स्लगिश फील हो रहा है, क्योंकि वो एक गेम के अंदर है और ये शायद गियर सिंक रेट की वजह से है, लेकिन उसकी स्विफ्टनेस स्किल की वजह से वो अटैक को ऑफसेट करने के लिए टाइम पर रिएक्ट कर सकता है। बैल्डर फिर पॉज करता है और कहता है कि हैंडबिट के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है और वो वंडर करता है कि हैंडबिट रिलैक्स्ड है या वो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन की वजह से ऐसा एक्ट कर रहा है। सबके सरप्राइज के लिए हैंडबिट कॉकी टॉक करता है और इससे चैट और बैल्डर पिस्ड हो जाते हैं। जिसने उसे प्रॉपरली जज किया था वो कहता है कि उसने उसे मिसजज किया। वो फिर अपना मन बना लेता है कि चीजें जल्दी खत्म करे। सो वो हैंडबिट पर थ्रस्ट अटैक से चार्ज करता है, पर हैंडबिट कहता है कि हमें ये तब पता चलेगा जब हम इसे एंड तक देखेंगे। सडनली बैल्डर एक हैवी सॉर्ड स्लैश फॉलो अप करता है जो सबको शॉक कर देता है। सब सोचते हैं कि बैल्डर एक क्वेस्ट के लिए इतना ऑल आउट क्यों जा रहा है। थैंकफुली हैंडबिट अपनी स्विफ्टनेस की वजह से बाल बाल बच जाता है। चैट हैंडबिट के रिएक्शन से बहुत इम्प्रेस्ड है और वो नोट करता है कि बैल्डर इम्पेशेंट हो रहा है। आफ्टर ऑल वो तब तक होल्ड कर सकता है जब उसे गिर जाना चाहिए था। बैल्डर जो थ्रस्ट अटैक के लिए जाता है वो हैंडबिट से स्लैम होता है, पर तभी रियलाइज करता है कि हैंडबिट ने उसे अपनी स्टिक से रोक दिया है। वो बैल्डर को बताता है कि उसका मूवमेंट वाइडर हो गया है, सो बैल्डर पीछे हटता है और फिर स्टिक को चार्ज अप करता है। ये देखकर हैंडबिट को एक इनकमिंग डेंजरस अटैक सेंस होता है और उस इंस्टेंट में वो एक दूसरे की तरफ डैश करते हैं। लेकिन जब उनकी वुडन सॉर्ड्स क्लैश होती हैं, हैंडबिट की सॉर्ड टूट जाती है और वो पीछे उड़ता हुआ गिरता है। गिरते वक्त वो व्यूअर्स को बताता है कि उसने सक्सेसफुली बैल्डर के हिट्स 4 बार कंसेक्यूटिवली ब्लॉक किए हैं। वो इसे एक सक्सेसफुल मिशन कहता है और हंसता है, नोट करते हुए कि ये एग्जॉस्टिंग था। लेकिन तभी जिन लोगों ने अपना पैसा लाइन पर लगाया था वो होप करते हैं कि मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। पर तभी उन्हें एक नोटिफिकेशन मिलता है जो बताता है कि वुडन स्वॉर्ड के टूटने की वजह से ड्यूएल खत्म हो गया है। वो लोग जिन्होंने हैंडबिट के हारने पर पैसे लगाए थे वो रोना धोना शुरू कर देते हैं, जबकि बाकी लोग कमेंट करते हैं कि ये मैच कितना क्रेजी था। जब हैंडबिट उठता है वो यानवू से मिशन मनी के बारे में पूछता है और यानवू प्रॉमिस करता है कि स्ट्रीम खत्म होते ही वो इसे बराबर स्प्लिट कर लेगा। क्यूरियस होकर यानवू हैंडबिट से पूछता है कि आर्मी ज्वाइन करने से पहले वो क्या करता था। हैंडबिट मन ही मन सोचता है कि वो प्रोग्रेशन, पोजेशन और रीइंकारनेशन के 55 साइकिल से गुजर चुका है। हैंडबिट थोड़ा गोलमोल जवाब देता है, पर यानवू उसे बताता है कि चैट गैस कर रही है कि उसने कौन कौन सी जॉब्स की होंगी, क्योंकि हर जॉब में ब्लेड चलाने का कुछ ना कुछ कनेक्शन था। एक क्यूरियस व्यूअर यानवू से पूछता है कि वो पैसे कैसे स्प्लिट करेगा और यानवू रिवील करता है कि वो सब कुछ हैंडबिट को देना चाहता है। सरप्राइज्ड होकर हैंडबिट उसे याद दिलाता है कि उन्होंने 50-50 का अग्रीमेंट किया था, पर यानवू कहता है कि ये ठीक है, आखिरकार सारे मिशंस उसने अपनी फिजिकल एबिलिटी से ही तो पूरे किए हैं। हैंडबिट यानवू की इस काइंडनेस से खुश होता है और अपने सितारों का शुक्रिया अदा करता है। अब वो और बंजी जंपिंग नहीं करेगा। तभी उसे चैट से पता चलता है कि वो कोई रियल चैलेंज नहीं था। वही डोनर फिर से 1 लाख 100 ग्रैंड ड्रॉप करता है और हैंडबिट से कहता है कि वो उस पल से स्वॉर्ड यूज करना जारी रखे ताकि वो देख सकें और सीख सकें, और वो दोनों इस बात पर मान जाते हैं। इसके तुरंत बाद हैंडबिट बैल्डर की तरफ देखता है जो पास के एक पेड़ पर रेस्ट कर रहा है। वो नोटिस करता है कि भले ही बैल्डर काम दिख रहा है, पर लगता है वो अपने गुस्से, रेज को दबा रहा है। हैंडबिट कंक्लूड करता है कि बैल्डर खुद को ब्लेम कर रहा है क्योंकि उसकी मूवमेंट एक नॉविस ने रीड कर ली थी। फिर भी हैंडबिट उसके पास जाता है और पूछता है कि क्या डुएल खत्म हो गया। बैल्डर हाँ कहता है और उसे वहीं रुकने को बोलता है जब तक वो उसके लिए कुछ लेकर आता है। उनकी स्मॉल टॉक से हैंडबिट को सेंस हो जाता है कि बैल्डर अपने दांत पीस रहा है ताकि गुस्सा बाहर ना आए, और जो कोई भी उसके बाद आएगा उसकी तो बैंड बजने वाली है। बैल्डर फिर उसे स्वॉर्ड बुक देता है और हैंडबिट उसे रिसीव करते ही कहता है कि ये फोर्थ बुक है जो उसे मिली है। तभी सिस्टम पॉपअप होता है और रिवील करता है कि बैल्डर के इवैल्यूएशन के हिसाब से रिवॉर्ड्स को मैक्सिमम वैल्यू तक एडजस्ट किया जाएगा। उसे मिलते हैं 3000 गोल्ड और एक ट्रेनिंग मैनुअल रैंक 1। उसे एक और यूनिक बुक मिलती है और सब हैरान है कि उसे ये सब स्ट्रीक में मिल रहा है। कोई 10,000 वॉन डोनेट करता है
और जब हर कोई उससे ट्यूटरिंग मांगने लगता है, हानबिट धीरे से यानवू को बोलता है कि वो इन सबको हैंडल करे, और वो वहां से निकल जाता है। यानवू स्ट्रीम टेक ओवर कर लेता है और उन्हें स्वॉर्ड्समैनशिप सिखाने का ऑफर देता है, पर वो उसे स्क्रैम बोल देते हैं। हानबिट वापस बैल्डर के पास जाता है और उससे कुछ और मांगता है। तब वो हानबिट को बताता है कि उसका मास्टर एडुंड मूव हो गया है। वो उसे एक कपड़े का टुकड़ा देता है, ये कहते हुए कि अगर वो ये उसे देगा तो मास्टर कम से कम उसकी बात सुन लेगा। वो नैपकिन, जिस पर एक तलवार स्वॉर्ड एम्ब्रॉयडर्ड है, हानबिट के पास गिरता है और बैल्डर उसे बताता है कि उसका मास्टर वहां होगा जहां हवा इकट्ठा होती है, वेयर द विंड गैदर्स। जब हानबिट यानवू के पास लौटता है, वो कहता है कि अब वापस निकलने का टाइम हो गया है, पर तभी वो यानवू को एक रिएक्शन डांस करते हुए देखता है। कोई 1000 वॉन डोनेट करता है और नोट करता है कि उनके जाने के बाद बहुत से लोग बैल्डर पर टूट पड़ेंगे, जिससे वो ओवरवर्कड हो जाएगा। जब वो टाउन पहुंचते हैं, यानवू पूछता है कि क्या वो बैल्डर के मास्टर के पास जाएंगे, पर हानबिट कहता है कि आज के लिए बस करते हैं। वो यानवू को बताता है, जो काफी सरप्राइज्ड है, कि उसे काम पर जाना है और अगर वो थोड़ी देर सोया नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो स्ट्रेच करता है और उन्हें फेयरवेल कहता है, ये बोलकर कि वो अगले दिन मिलेंगे। यानवू मान जाता है और कहता है कि आज वो लोग काफी देर तक भागे हैं, तो वो उसे गुड नाइट विश करता है। हानबिट के लॉग आउट करने से पहले यानवू पूछता है कि क्या वो अगले दिन काम के तुरंत बाद लॉगिन करेगा, पर हानबिट मना कर देता है और लॉग आउट कर लेता है। अब अपने कमरे में वापस आकर हानबिट पसीने से लथपथ और गर्म होकर उठता है, तो वो डिसाइड करता है कि नहाकर सो जाएगा। वो सोचता है कि इतनी इंटेंस हीट किस वजह से हुई होगी, पर तभी उसे यानवू का नोटिफिकेशन मिलता है जो बताता है कि वो पेमेंट तुरंत सेटल कर देगा। वो ट्रांसफर कर देता है और हानबिट, जो प्रेफर करता कि सब कुछ बाद में एक साथ हो, फ्रीक आउट कर जाता है जब उसे रियलाइज होता है कि उन्होंने सिर्फ 2 दिन में लगभग 3 मिलियन वॉन कमा लिए हैं, वो भी सिर्फ 10 आवर्स के प्ले टाइम में। वो सोचता है कि क्या उसे काम छोड़ देना चाहिए, पर उसे याद आता है कि उसने फैसला किया था कि वो गेम में फुल टाइम रहने के बजाय रियलिटी को एक्सेप्ट करेगा। उसे व्यूअर्स के लिए बुरा लगता है, पर फिर भी वो स्ट्रीम को सिर्फ एक हॉबी की तरह रखने का मन बना लेता है। पहले वो यानवू के लिए कंसर्न्ड होता है, जो उसका ख्याल रख रहा है, पर फिर अपना मूड चेंज कर लेता है, ये सोचकर कि डोनेशंस हमेशा ऐसे एक्सप्लोड नहीं होंगे। साथ ही उसकी मम्मी को ज्यादा सुकून मिलेगा अगर उसके पास एक प्रॉपर जॉब होगी। सोने से पहले वो नोट करता है कि कभी-कभी फिलियल पायटी, माँ बाप की सेवा दिखाना अच्छा होता है। अगली सुबह उसकी माँ उसे बेड से खींच कर उठाती है। वो हैरान होता है कि उन्होंने इतनी जल्दी ऐसा क्यों किया, पर वो उसे करेक्ट करती हैं कि ये जल्दी नहीं है। एनॉयड होकर वो अपने फोन की तरफ इशारा करती हैं और पूछती हैं कि ये इतना सारा पैसा कहाँ से आया जो उसने भेजा है। उसे एक्सप्लेन करने का मौका दिए बिना वो सोचने लगती हैं कि वो सारी रात क्या कर रहा होगा और उम्मीद करती हैं कि वो कुछ गलत काम नहीं कर रहा। सबसे बुरी बात, वो उसे ढंग से एक्सप्लेन करने से पहले ही उसके सर पर एक मार देती हैं। पहले तो ओल्ड लेडी कंक्लूड करती हैं कि इतना पैसा कमाने का सबसे फास्ट तरीका गैम्बलिंग है, पर वो इसके खिलाफ आर्ग्यू करता है और उन्हें यानवू और उस गेम के बारे में याद दिलाता है, ये कहते हुए कि उन्होंने ये सब गेम की स्ट्रीमिंग से कमाया है। इससे वो बात साफ कर देता है और उन्हें याद दिलाता है कि वो कभी कुछ इल्लीगल नहीं करेगा। उसकी बात सुनने के बाद वो ठंडी सांस लेती हैं और कहती हैं कि जब वो काम से वापस आएंगी तब बात करेंगी। वो उसे जल्दी तैयार होने को बोलती हैं, पर यह सोचकर कि शायद वो उस पर यकीन नहीं कर रही, वो उन्हें वापस बुलाकर कहता है कि वो सीरियस है। उसकी मम्मी कहती हैं कि वो उस पर यकीन करती हैं, पर वो वरिड हैं कि ये सब उसके लिए काम की तरह ही मुश्किल हो जाएगा। उनके जाने के बाद वो इंटरनली उन्हें अश्योर करता है कि वो ध्यान रखेगा कि अब वो कर्ज का बोझ अकेले ना उठाएं और वो मेहनत करेगा ताकि वो कंफर्टेबल लाइफ जी सकें। काम पर हैनबिट नोट करता है कि उस हेल होल वाले डायमेंशन को एक्सपीरियंस करने के बाद उसने सोचा था कि रियल लाइफ का बोझ उसके आगे कुछ भी नहीं होगा, पर अनफॉर्चुनेटली उसका टीम लीडर उसे रोडियो की तरह राइड करता है। वो आदमी उसे एक फ्ली बैग की तरह ट्रीट करके डांटता है। हैनबिट याद करता है कि जैसे ही वो ऑफिस आया, मिन्हो ने उसे कॉम्प्लिकेटेड डॉक्यूमेंट्स का एक पाइल दिया था, जिसे उसने लगभग सॉर्ट कर दिया था, जिसे समझना आसान हो गया था। उसने अभी काम शुरू ही किया था कि टीम लीडर ने अनएक्सपेक्टेडली उसे बुला लिया। वो बदतमीज बॉस हैनबिट को एक ट्रायल वर्जन कहता है और उन चीजों के लिए नैक करता है जिसका उसकी जॉब से कोई लेना देना नहीं है। फिर वो अपना कार्ड हैनबिट की तरफ फेंकता है और उसे कॉफी लाने का ऑर्डर देता है। बात साफ करने के लिए हैनबिट पूछता है कि कौन सी कॉफी लानी है, पर वो कड़ूस आदमी अपने दांत पीसता है, गुस्से से देखता है और बताता है कि वहां सब सिर्फ अमेरिकानोस पीते हैं। वो पूछता है कि क्या मिन्हो ने उसे कुछ नहीं सिखाया,
तो हैंडबिट तुरंत मिन्हो को कवर करता है, क्योंकि वो जानता है कि टीम लीडर मिन्हो की थोड़ी सी भी कमजोरी दिखते ही उसे कच्चा चबा जाएगा। जब हैंडबिट वो काम पूरा करने जाता है, वो नोट करता है कि उसके कदम कितने भारी लग रहे हैं। जब वो कॉफी लेकर डेस्क पर लौटता है, वो देखता है कि टीम लीडर मिन्हो पर चिल्ला रहा है और मिन्हो लाइफलेस आंखों के साथ उस आदमी की बकवास सुन रहा है, जैसे ये रोज की बात हो। और जब मिन्हो धीरे से बोलता है कि वो नया टास्क हैंडल नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास पहले ही बहुत काम है, तो टीम लीडर कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई असाइनमेंट्स चुनने की। तुरंत वो बदतमीज बॉस डॉक्यूमेंट्स उस पर फेंक देता है और कहता है कि अगर वो उसे कुछ करने को कहे तो उसे वो करना चाहिए। ये रिएक्शन देखकर हैंडबिट कॉफी बॉस की टेबल पर रखता है और मिन्हो के साथ डॉक्यूमेंट्स उठाने लगता है। ये देखकर टीम लीडर उसे खूनी नजरों से देखता है और कहता है कि वो सब बेकार है। डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज करने के बाद वो अपनी सीट्स पर वापस जाते हैं और हैंडबिट देखता है कि मिन्हो के एक्सप्रेशंस कितने कॉम्प्लिकेटेड हैं। वो मॉनिटर को बिल्कुल खाली आंखों से देख रहा है। मिन्हो फिर हैंडबिट से माफी मांगता है कि उसे इतना पैथेटिक सीन देखना पड़ा, पर हैंडबिट इसे हल्का कर देता है, ये कहकर कि टीम लीडर का मूड आज बहुत खराब है। फिर भी मिन्हो माफी मांगता है और कहता है कि सिर्फ वही वजह नहीं थी। वजह यह है कि जो नया प्रोजेक्ट टीम लीडर ने उसे दिया है वो डेवलपमेंट पर हेविली फोकस्ड है और उसमें बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्टमेंट चाहिए। इस नए काम की वजह से वो हैंडबिट को पहले ही बता देता है कि उसे नहीं लगता कि वो उसका ढंग से ख्याल रख पाएगा और इसीलिए वो बुरा फील कर रहा है। हैंडबिट, जिसने थोड़े डॉक्यूमेंट्स देखे थे, कंफर्म करता है कि नया प्रोजेक्ट आरपी से रिलेटेड है और मिन्हो को इतना लाइफलेस देखकर वो उसे इन्फॉर्म करता है कि वो इस प्रोजेक्ट में उसकी हेल्प कर सकता है। उस दिन काम के बाद हैंडबिट यान वू से मिलता है और वो यान वू की आंखों के नीचे आई बैग्स नोटिस करता है। वो पूछता है कि यान वू इतना रेक्ट क्यों दिख रहा है और उसे शक होता है कि वो सोया नहीं है। यान वू उसे मना करता है और बताता है कि वो 3 घंटे सोया है। फिर वो उन्हें कैफे के अंदर चलने को बोलता है। कॉफी शॉप पर हैंडबिट ठंडी सांस लेता है और एक वर्किंग अडल्ट की स्ट्रेसफुल लाइफ के बारे में कंप्लेन करता है। वो यान वू से कहता है कि वो अपने टीम लीडर को गालियां देते हुए एक पूरी स्ट्रीम का रन टाइम भर सकता है। रिलैक्स करते हुए वो यान वू से पूछता है कि वो क्या बात करना चाहता है और यान वू उसे अपना फोन दिखाता है जिसमें बहुत सारी कंपनीज उन्हें रीच आउट करने की कोशिश कर रही हैं। उनमें से एक है योनवा गेमिंग, एक बहुत बड़ी कंपनी जो उन्हें 100 मिलियन वॉन की स्टार्टिंग बिड ऑफर कर रही है। वो कहता है कि हर कोई हैंडबिट को बाय आउट करने के लिए डेस्परेट है और अगर उसे किसी कंपनी को चुनना हो तो योनवा गेमिंग बेस्ट है। अचानक से यान वू हैंडबिट का चेहरा देखता है और उसे फरोइंग करते हुए पाता है तो वो उसे चिल करने को बोलता है, पर तभी हैंडबिट यान वू से कहता है कि वो अपने मन की बात छुपाना बंद करे और उसे सीधा बताए। आखिरकार जब भी यान वू झूठ बोलता है तो वो साफ दिख जाता है। यान वू अपने फीलिंग्स छुपाने की कोशिश करता है तो हैंडबिट उससे पूछता है कि क्या वो सच में चाहता है कि वो एक बड़ी कॉर्पोरेट टीम ज्वाइन करे। हैंडबिट को इतना पिस देखकर यान वू डर जाता है और बात घुमाने की कोशिश करता है, पर हैंडबिट उसे बालों से पकड़ लेता है और कहता है कि अपनी फीलिंग्स मत छुपाओ। वो लड़का दर्द से चिल्लाता है और बोलता है कि वो जानता है कि हैंडबिट फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, इसलिए वो चाहता है कि उसे एक अच्छी जॉब मिल जाए और इसीलिए उसने सोचा कि 100 मिलियन वॉन की स्टार्टिंग सैलरी एक फैंटास्टिक कंडीशन है। हैंडबिट उसकी नेक नियति के लिए उसे थैंक्स कहता है और बोलता है कि वो वही था जिसने पहले उसे आरपी खेलने के लिए इनवाइट किया था, इसलिए ये बनता है कि पहले उसकी बात सुनी जाए। ये सुनकर यान वू कहता है कि उसे ये सब ठीक नहीं लग रहा। वो बताता है कि फ्रीडम टू एक्सप्लोर पहले तो बहुत प्यारी लगती है, पर जब वो उसे मिली तो वो बहुत मुश्किल थी और प्रोग्रेस बहुत स्लो थी। साथ ही उसे खेलने से ज्यादा देखने में मजा आता है, इसलिए उसके लिए हैंडबिट सबसे चमकता हुआ सितारा यानी ब्राइटेस्ट स्टार है। वो उन सारे फ्रेश और कैप्टिवेटिंग मोमेंट्स को देखना चाहता है जो साथ खेलने पर आएंगे। वो उसके साथ रहकर ये सब होते हुए देखना चाहता है और उन मोमेंट्स को बाकी लोगों के साथ शेयर करना चाहता है। इस वजह से वो एक MCN लॉन्च करना चाहता है जो पूरी तरह से हैंडबिट पर सेंटर्ड हो। वो एक ऐसी गिल्ड एस्टैब्लिश करने का प्लान बनाता है जो रियलिटी और गेम दोनों में फैली हो। हैंडबिट समझ जाता है कि वो वही बात कर रहा है जो उसने आर्मी में कही थी और यान वू हैरान है कि हैंडबिट को अभी भी याद है। क्यूरियस होकर हैंडबिट पूछता है कि वो पैसे कैसे कमाएंगे, तो यान वू बताता है कि वो वीडियोस अपलोड करने का एक फीचर यूज करेंगे जो उनके रिकॉर्ड में ऐड हुआ है और उसका एड रेवेन्यू उनकी उम्मीद से ज्यादा है। फिर से हैंडबिट रिकॉर्ड पर सबसे ज्यादा टॉक्ड अबाउट यूजर है, इसलिए वो उनके वीडियोस को टॉप पर फीचर कर रहे हैं। सिर्फ उनके वीडियोस देखने से ही लोग गेम की तरफ अट्रैक्ट होंगे और वहां से उन लोगों की संख्या बढ़ेगी जो इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं।
तो वो यान वू से उसका ओपिनियन पूछता है चैनल को ज्यादा सीरियसली ग्रो करने के बारे में। हैनबिट उसके इस स्विचअप पर हैरान होता है। यान वू फिर हैनबिट से कहता है कि वो कोई एम्प्लॉय नहीं है, बल्कि उन्हें एज को सीईओज पार्टनर अप करना चाहिए। हैनबिट उसे को भूलने को बोलता है और कहता है कि जो भी हो वो उसे बताए और वो उसकी हेल्प करेगा। हैनबिट नोटिस करता है कि उसके गेम खेलने की वजह यान वू है और ये उसका अर्थ तक पहुंचने का आखिरी मौका भी है।